न्यूयॉर्क में जाओ, न्यूयॉर्क में गवर्नमेंट इतनी पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लिए, अमेरिका में इतनी पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लिए जॉब में, आइसलैंड में, तो वो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के इंफॉर्मेशन जुटाएगा, ठीक है। और जब वो इंफॉर्मेशन जुटा रहा होगा, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाला समाज जो मॉडर्न है, जहां पर इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न शहर है, और एक वो समाज है, इंग्लैंड में शहर नहीं थे, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन से कपड़े बनने लगे, मशीन से बनने का, तो ये सब काम सोशियोलॉजिस्ट का है। जब सोशियोलॉजिस्ट ये सब काम करने लगे तो हिस्टोरियंस भी ये सारी चीजें। हेलो नमस्कार सलाम, हो गई है शाम और आ गए हैं हम लेकर के सोशियोलॉजी वन शॉट सीरीज के अंदर इस सब्जेक्ट की ये पहली क्लास। मेरा नाम शिवान शुक्ला है और मैं आपको इस सीरीज के अंदर पहला लेक्चर, जिसका नाम है सोशियोलॉजी सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, ये पढ़ाने वाला हूं। जितने बच्चे भी क्लास में आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सब लोग अपने आप को मेरी तरफ से गुड इवनिंग विश कर दो और उसके बाद में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, इस क्लास का मतलब क्या है, इस क्लास का मकसद क्या है, वन शॉट सीरीज है तो इसका मतलब हम एक लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आपको टू द पॉइंट कम समय में एकदम बढ़िया कंटेंट दे दिया जाए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बने ही बने, साथ में आपको एक रेडी टू मेड नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं। एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग ये चैप्टर को कवर करेंगे और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको यहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी के अंदर, दैट इज बेस ऑफ द सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, प्लूरलिटीज एंड इक्वालिटीज अमंग सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जब शुरू हुई तो क्या क्या रीजंस थे, इंटेलेक्चुअल रीजंस क्या थे उसके शुरू होने के, और मटीरियल इश्यूज क्या थे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सोशियोलॉजी को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पढ़ते हैं, फिर सोशियोलॉजी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर फाइनली हम देखेंगे सोशियोलॉजी का बाकी के सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना। तो अब देखो, कई बार आपने कुछ सलाहें सुनी होंगी, आप लगातार जब 10th से 11th आए होंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, इसको लेकर के आपने लगातार अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने बड़े भैया दीदी से कुछ सलाह सुनी होगी कि यार एक बात बताएं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे, है ना, एफर्ट डालोगे तो तुमको सफलता मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, सक्सेस होना तो एकदम तय है। लेकिन तभी कुछ लोग आए और बोले कि नहीं 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 नहीं, तुमने सोचा कि ठीक है आर्ट्स ले लेते हैं, मेहनत से पढ़ाई करेंगे और सफल हो जाएंगे। कुछ लोग आए, नहीं 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 नहीं, आर्ट्स लेकर के सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे सब्जेक्ट लो जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो सब्जेक्ट लो। इनको पता ही नहीं है कि अभी आर्ट्स की भी डिमांड आ चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक। फिर कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, तुम लड़की हो, अच्छा तुम फौज में जाना चाहती हो, आर्मी में जाना चाहती हो, तुमने साइंस ले ली है, साइंस ले ली है ठीक है, लेकिन नर्स बन जाओ, है ना, या टीचर बन जाओ। ये आर्मी में जाने का सपना छोड़ो, उसमें नहीं, वो लड़कों के लिए है वो फील्ड। फिर कुछ लोग आएंगे, कहेंगे नहीं तुमको आईएएस बनना है, नहीं नहीं आईएएस कैसे बनना है, आईएएस बनने में तो बड़ा टाइम लगता है, तुम देखो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, 12वीं के बाद जल्दी से कोई जॉब पकड़ो यार, ये आईएएस वाईएएस बनना नहीं 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 नहीं, ठीक। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तुमको क्या बताया गया था, सबसे पहले क्या बताया गया था, और बचपन से यही बताया गया है कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, है ना, मेहनत करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। तुमने आर्ट्स ली कि मेहनत करेंगे, तभी पता चला नहीं नहीं एक और फैक्टर है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर तुमको ये दूसरा फैक्टर समझ में आया। तीसरा फैक्टर समझ में आया कि जेंडर भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है, कि हम किस जेंडर से आ रहे हैं उस आधार पर भी तय होता है कि हम कौन सी जॉब करेंगे, कितना आगे जाएंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे। और कई बार आपका फैमिली बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किसी व्यक्ति की सफलता में सिर्फ एक चीज, उसकी मेहनत काम नहीं करती। वो एक फैक्टर है कि आदमी खुद मेहनत करेगा तो सफल होगा, आगे जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन वही एक फैक्टर नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिलकर के तय करती हैं कि कोई इंसान सफल होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वही बात बोला जा रहा है कि व्यक्ति का इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर करता है, लेकिन जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से तय होता है, वाइडर फैक्टर्स की वजह से तय होता है, जो एक से ज्यादा होते हैं। कई बार हम एक गरीब आदमी देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये गरीब क्यों है, क्योंकि इसने मेहनत नहीं करी होगी, है ना। बचपन में जब पढ़ाई करने का समय होगा तो इधर उधर कन्याओं के चक्कर में घूमता रहता होगा, हम ये मान लेते हैं कि इसने मेहनत नहीं करी होगी। बट एक गरीब आदमी से ज्यादा मेहनत इस दुनिया में कौन करता है, एक पत्थर तोड़ने वाले से ज्यादा मेहनत इस दुनिया में कौन करता है, लेकिन सिर्फ मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, ये बात कहना ठीक नहीं है ना। क्योंकि हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर इतने फैक्टर्स हैं, मार्केट हो गया, है ना, फिर दूसरे कई फैक्टर्स देखे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्यक्ति की सफलता के लिए, व्यक्ति की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, उसके आधार पर भी तय होता है कि किसी जगह पर जॉब्स जनरेट होंगी, है ना, जॉब जनरेट होंगी तो कौन सी जॉब्स जनरेट होंगी, है ना। फिर दूसरी चीज क्या है कि भाई
मार्केट की जरूरत क्या है, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की जरूरत क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक नीड क्या है उस देश की, है ना। अब तुम सोच करके देखो कि अगर तुम एक ऐसे इलाके में जहां पहाड़ ही पहाड़ है, तुम सोचो तुम वहां पर खेती कर लो, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी ले आए और वहां पर सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए एग्रीकल्चर के थ्रू, नहीं, पहाड़ में कहां खेती करोगे, वहां तो टूरिज्म से ही जॉब जनरेट होगी। तुम समझ रहे हो इकोनॉमी की नीड क्या है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। जॉब मार्केट क्या है, जॉब मार्केट मतलब नोशन ऑफ गुड जॉब क्या है। अब पहले तो मैंने आपने सोचा कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, पर अच्छी जॉब का मतलब भी तो हर सोसाइटी में अलग अलग है ना भाई। अगर तुम बिहार में जाओगे तो वहां हर आदमी आईएएस बनना चाहता है, तुम साउथ इंडिया में जाओगे हर आदमी को आईटी जॉब चाहिए, तुम गुजरात में जाओगे हर आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो हर जगह अच्छी जॉब का मतलब अलग अलग है ना। कहीं पर सोशल प्रेस्टीज है अच्छी जॉब का मतलब, कहीं बस ज्यादा पैसे भर कमा लेना अच्छी जॉब का मतलब है, कहीं पर अच्छी जॉब का मतलब यह है कि आपको कितने लोग जानते हैं, आपकी कितनी नेटवर्किंग बैठ रही है, उस हिसाब से भी आपकी जॉब तय होती है कि जॉब अच्छी है। यानी कल्चरल फैक्टर भी आ जाते हैं इसमें, किसी जगह का कल्चर किस जॉब को अच्छी मानता है। फैमिली और सोशल बैकग्राउंड भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, कि आपकी फैमिली को जल्दी जरूरत है आपकी जॉब की, तो आप आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकते, भले आपने 12th में 98% ले आए, लेकिन 12th के बाद आपको जॉब करनी पड़ेगी परिवार को चलाने के लिए, और चूंकि आप जॉब करेंगे तो शायद आपकी आईएएस की पढ़ाई कल को कॉम्प्रोमाइज होगी, और शायद हो सकता है आप आईएएस ना निकाल पाए, है ना। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो सर इंसान मेहनत ही ना करे, आदमी नहीं, मेहनत भी एक फैक्टर है। मान लो किसी आदमी के फेवर में ये सारे फैक्टर जा रहे हैं, वो अच्छे परिवार में है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उसके फेवर में, और फिर मेहनत ही ना करे, वो करीन घर पे हाथ धरा बैठे रहे कि सर ने तो बताया था कि भाई वो अच्छी जॉब लगती है, वो वाइडर सोशल फैक्टर होते हैं उसकी वजह से, वो सब हमारे फेवर में होंगे, सब तुम्हारे फेवर में, पर तुमने एफर्ट भी नहीं डाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल एफर्ट मैटर नहीं करते, सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं कहते कि इंडिविजुअल एफर्ट मैटर नहीं करते, पर इंडिविजुअल एफर्ट के अलावा भी फैक्टर्स हैं, और वो वाइडर सेट ऑफ फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं, जो इकोनॉमिकल भी हैं, जो सोशियोलॉजिकल भी हैं, जो कल्चरल भी हैं, जो हिस्टोरिकल भी हैं, वो सारे फैक्टर मैटर करते हैं ये तय करने के लिए आपको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इससे हमको ये सीधे सीधे समझ में आता है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेले खुद से रिलेटेड नहीं है, वो बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो भी तय करता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वो आपकी सोशल कंडीशन को तय करता है, वो समाज की स्थिति को तय करता है, इतिहास में क्या हुआ उसी से आज के समाज का निर्माण हुआ, तो हिस्ट्री से भी वो रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि क्या इकोनॉमिकल सिस्टम होगा वो भी सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेगा। सोसाइटी में गरीबी क्यों है, उसके पीछे इकोनॉमिकल सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो बेसिकली इससे हमको मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं एज अ इंटरकनेक्टेड होल, अकेले नहीं पढ़ते। सोसाइटी इकोनॉमिक्स से भी सभी सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड है ना। और एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरेक्ट, और इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी का फर्क इंसान पर पड़ता है, सोसाइटी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, और कैसे इंसान भी कई बार अलग अलग इंसान मिलकर के सोसाइटी को शेप देते हैं। ये बेसिकली हमको सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ो तो सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और उसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, चीजों को सोचना। कैसे सोचना, एक सोशियोलॉजिकल नजरिए से, एक सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए से चीजों को सोचना, है ना। जैसे जो चीजें कई बार हमको दिख रही होती हैं वो चीजें वैसी नहीं होती जैसे वो दिखाई दे रही हैं, उन चीजों का कहीं गहरा मतलब होता है ना। जो हमको दिख रहा है, जो हमारी नजर के सामने है, उससे कहीं गहरी सच्चाई होती है, ठीक। जैसे मैं बात हमेशा बोलता हूं कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो सोशियोलॉजी है, जो कहना था सब कह चुके हैं, जो रह गया है वो सोशियोलॉजी है ना। तो कई बार हमको लगा कि ये आदमी गरीब है, क्यों, क्योंकि इसने मेहनत नहीं करी, है ना। बचपन में पढ़ाई करते समय सुंदर कन्या के पीछे चला जाता था, लेकिन हमको धीरे धीरे ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि भाई ये गरीब इसलिए नहीं है, इसके मार्क्स कम इसलिए नहीं आते थे, इसके पिताजी की बचपन से ही डेथ हो गई थी, हो सकता है किसी के बच्चे की के पिताजी की बचपन में डेथ हो जाए। अब वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल से आते ही उसको काम पर जाना होता है, क्योंकि उसके छोटे भाई बहन है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, ठीक है। जब काम करके वो रात में आता है, किसी चाय की दुकान पर काम करता है, जब काम करके रात में घर आता है तो घर पे लाइट नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गरीबी है। तो जब लाइट का कनेक्शन नहीं तो बच्चा जाकर के स्ट्रीट लाइट पर पढ़ता है, और उसके बाद भी वो 70% ला रहा है, 75% ला रहा है। तो उस व्यक्ति के जिसके पास सारी सुविधाएं हैं और वो 90% ला रहा है, और ये बच्चा 75% ला रहा है, स्कूल में इसको डांट पड़ रही, समाज इसको बोला रहा है 75% ही तुम्हारे आए। लेकिन सच्चाई क्या है कि इसके 75% उसके 90% से बहुत ज्यादा है।
है ना, इसका काम नहीं पूरा होता है, इसकी फीस टाइम पर नहीं जाती, सबको लगता है ये लापरवाह है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो उन चीजों, दुनिया तो बोल देगी कि मेहनत नहीं करता है, सबको लगता है कि एक बच्चे के कम नंबर आया मतलब मेहनत नहीं करी, लेकिन सच्चाई जो उसके पीछे की गहरी सच्चाई होती है कि उसके पीछे उसकी सामाजिक परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो एक सोशियोलॉजिस्ट ही देख पाता है। और इसी को हम बोलते हैं, आम आदमी ऐसे नहीं सोच पाता, आम आदमी कॉमन सेंस से सोचता है, आम आदमी की सोच जो है, जो सामान्य समझ है, उसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं। लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को पढ़ता है, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ता है और उस सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, और उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि जो है, जैसा भी मेरे को दिख रहा है वैसा क्यों है ना। और इसी चीज को हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का काम क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमको हिस्ट्री और बायोग्राफी के बीच में रिलेशन सिखाती है, उसके बीच में डिफरेंस करना सिखाती है। हिस्ट्री क्या है? किसी व्यक्ति की जिंदगी में क्या हुआ है, ठीक। बायोग्राफी क्या है? जो हम किसी व्यक्ति, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की लाइफ, ठीक है, किसी की लाइफ। तो किसी की लाइफ में आज हम उसको देख रहे हैं कि वो पुअर है ना, वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है, अनसक्सेसफुल है, और हम बस उसके पीछे कॉमन सेंस लगा दे रहे हैं कि अरे इसने मेहनत नहीं करी थी। लेकिन जरूरी क्या है कि हम उसके पीछे की हिस्ट्री देखें, हम देखें कि वो कहां से आ रहा है, किन परिस्थितियों में आ रहा है ना। पॉवर्टी में उसकी जिंदगी कटी है ना, उसके घर में बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती, ठीक। तो ये चीज हमको दिखाई देती है। जैसे कि बहुत पॉसिबल है कि इस देश में ज्यादातर दलित जो हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, वो गरीब होंगे, ठीक है, गरीब होंगे। अब हम किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि गरीब इसीलिए होगा क्योंकि इसने मेहनत नहीं करी, लेकिन क्या पता वो दलित समाज से आ रहा हो। अब दलित समाज का आदमी गरीब क्यों होगा? क्योंकि पास्ट में 2-3 जनरेशन पहले उसके पूर्वजों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, अनटचेबल ट्रीटमेंट किया जाता था, गुरुकुलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो वो शिक्षा से दूर हो गया। कई सारी जॉब्स उनको नहीं करने दी जाती थी, जैसे वो एजुकेशन रिलेटेड जॉब नहीं कर सकते, एजुकेशन ले ही नहीं सकते, है ना, बिजनेस नहीं कर सकते, राजा की सेना में भर्ती नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे? सिर्फ टॉयलेट साफ करेंगे, है ना, दूसरों की रथ चलाएंगे, दूसरों के घरों में काम करेंगे। इससे कितनी कमाई कर लोगे? और इस वजह से ये लोग अशिक्षित रह गए, इस वजह से ये लोग क्या बोलते हैं, गरीब रह गए, ठीक। तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो हम ये समझें कि हम उसकी जिंदगी देख के ये ना तय कर लें, उसकी बायोग्राफी देख करके ये ना तय कर लें कि ये ऐसा है तो इसलिए है, नहीं, हमको उसके पीछे की हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। दलितों की गरीबी के पीछे उनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी चीज को, ये जब हम अंतर कर पाते हैं तो इसको हम लोग सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बोलते हैं। किसी व्यक्ति की जो हिस्ट्री है ना, किसी व्यक्ति का जो पास्ट है ना, उसके पीछे अगर सोशल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल जो दलितों का पास्ट है ना, जो दलितों का पास्ट है, वो पूरे समाज की स्थिति थी, वो एक सोशल प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? सोशल प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर कोई आदमी गरीब है, ठीक है, कोई आदमी गरीब है तो वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसकी अकेले की प्रॉब्लम है, वो गरीब है। लेकिन ठीक है, ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है भाई। कुछ लोगों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुम अपने स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम्हारे पापा गरीब इसलिए रह गए क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, या वो गरीब इसलिए रह गए कि उनको वो परिस्थितियां नहीं मिली, वो दलित समाज से आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, और ऐसे समाजों में पिछड़ापन हमेशा से था, ठीक है। तो ऐसे समाजों में ये जो गरीबी है, दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम, नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। अमेरिका, अफ्रीका में ज्यादातर आदमी गरीब ही होगा, क्यों? क्योंकि अफ्रीका की सिचुएशन ऐसी है, अफ्रीका में डेवलपमेंट ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम ही डेवलप नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका में बहुत संभावना है कि तुम पैदा होगे तो गरीब ही पैदा होगे। अमेरिका में तुम पैदा होगे तो इतनी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसीज हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है ना, बिजनेस के लिए गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है, तुम आराम से एक बिजनेसमैन बन सकते हो। कभी सुना है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन अफ्रीका से निकला हो? एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये अफ्रीका से क्यों नहीं है? ये अमेरिका से ही क्यों है? क्योंकि अमेरिका की सोशल कंडीशन ऐसी है। तो सोशियोलॉजी हमको दो चीज सिखाती है, हिस्ट्री और बायोग्राफी में डिफरेंस करना, दूसरा इंडिविजुअल प्रॉब्लम और सोशल इश्यू या सोशल प्रॉब्लम जो होती है उसके बीच में डिफरेंस करना, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या सिखाती है? पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इश्यूज या सोशल इश्यूज के बीच में डिफरेंस करना सिखाती है, ठीक है। ठीक, इंडिविजुअल प्रॉब्लम के व्यक्ति के अंदर समस्या है कि भाई वो बहुत अमीर आदमी का लड़का है, बहुत सारी सुविधाएं उसके पास, अच्छे स्कूल से पढ़ा है, लेकिन क्या है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, ये है इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक, ये तुम देखोगे तो
ये सीधे आदमी से जुड़ी होती है, ठीक है? उसके आसपास की परिस्थितियों से उसके आसपास के लोगों से जुड़ी होती है, ठीक है? और व्यक्ति इस चीज से पर्सनली अवेयर हो सकता है, आसपास के लोग अवेयर हो सकते हैं कि इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेहनती नहीं है, ठीक है? ठीक, वन मैन इज अनएम्प्लॉयड इन बूमिंग सिटी, एक ऐसी सिटी है। न्यूयॉर्क में जाओ, न्यूयॉर्क में गवर्नमेंट इतनी पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लिए, अमेरिका में इतनी पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लिए जॉब में, आइसलैंड में पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज इतने हैं, है ना? वहां पर अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो इसका मतलब तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई दिक्कत है, ठीक? लेकिन अगर तुम अफ्रीका में अनएम्प्लॉयड हो तो फिर तो अफ्रीका में तो सब अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वहां का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ठीक है? तुम युगांडा में अनएम्प्लॉयड है, वहां पर का स्ट्रक्चर इस तरीके का है, ठीक है? तो अब पब्लिक इश्यूज क्या होते हैं? पब्लिक इश्यूज जो है वो व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं, वो लोकल एनवायरनमेंट से लिंक होते हैं कि उस समाज की प्रॉब्लम क्या है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है? क्या वो समाज किसी वॉर में है? क्या वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है? क्या वहां का इतिहास ऐसा रहा है? क्या किसी देश ने कोई अंग्रेज आए थे जो उनका शोषण करके चले गए, कॉलोनियल हिस्ट्री रही है उनकी, है ना? तुम समझ रहे हो कि इस वजह से वो देश 200 साल पीछे चला गया, वरना आज बहुत डेवलप होता, जैसे इंडिया का हाल है, तो उनकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है? ये सारी चीजें, ठीक? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इश्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है? ठीक, बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो यहां पर जब हम सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ते हैं तो हम वहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी मतलब आज का समय, है ना? जो आज का समय है, ठीक, वो असल में कई बार तय करता है कि आगे जो लोग हैं, मेन हैं, विमेन हैं, वो फेल होंगे या सक्सेसफुल होंगे, है ना? या पास्ट की हिस्ट्री ने यह तय किया कि आज के लोगों की स्थिति क्या होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में, ठीक, क्या होता है, जैसे एक होमलेसनेस का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है? कि होमलेसनेस को जनरली लोगों के पास घर नहीं होता है तो ये लोग इसको पर्सनल ट्रबल मानते हैं कि अरे हमने तो घर बना लिया, तुम घर ही नहीं बना पाए, हा 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 हा, जिंदगी का पैसा ऐसे उड़ा दिया, ठीक? शहरों में तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा होमलेसनेस है, बंबई जैसे शहरों में देखोगे तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बंबई छोटा सा शहर है। जो लोग बंबई में शुरू में आकर के बस गए, उन्होंने बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, है ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद ली। अब बंबई में प्रॉपर्टी बची नहीं है, ठीक, थोड़ी सी जमीन है, ठीक है? लोग ज्यादा, अब लोग हर जॉब के लिए मुंबई जा रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना? गांव से, दूर दूर के गांव से, गरीब इलाकों से, कि उनको भी जॉब मिलेगी, कुछ पैसा कमा पाएंगे, ठीक? जॉब भी उनको मिल रही है, पर जो उनकी कमाई हो रही है वो मुंबई में जमीन लेने के लिए बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मुंबई में जमीन की कीमतें आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि सारी जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है। तो कुछ लोगों ने, समाज के चंद लोगों ने, चूंकि उनके पास पहले एडवांटेज था, इसलिए वो मुंबई में पहुंच गए और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद कर ली। तो सोशियोलॉजिस्ट इस चीज को ऐसे देखते हैं कि दुनिया में गरीबी इसलिए है क्योंकि समाज का एक वर्ग बहुत अमीर हो गया है, ठीक है, और दूसरा वर्ग क्या है? वो गरीब रह गया है, ठीक है? तो गरीबी इस वजह से है क्योंकि अमीरों ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और जो गरीब हैं वो लेट हो गए, वो उतने चालाक नहीं थे, है ना? तो होमलेसनेस जो है उसको कई जगह पर पर्सनल ट्रबल माना जाता है, लेकिन अगर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई शहरों में होमलेसनेस इसलिए है क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, गांव से लोग शहरों में जॉब की तलाश में जाते हैं। शहर में अब सब लोग शहर में भरते जाएंगे, जमीन की कमी हो जाएगी, तो अब वहां पर स्लम्स पैदा होंगे, है ना? लोगों के लिए रहने के लिए घर ही नहीं, घर बहुत महंगा मिलता है, तो लोग स्लम्स बनेंगे, बस्तियों में रहेंगे, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे, है ना? फिर वहां पर एम्प्लॉयमेंट गैप्स आएंगे, सबको तो जॉब नहीं दे देगा शहर, है ना? और किसी को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी तो किसी को बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, किसी को घर साफ करने की जॉब मिलेगी, तो सबकी कमाई तो उतनी होगी नहीं, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि होमलेसनेस जो है कई बार वो स्टेट की प्रॉब्लम से भी हो सकती है, स्टेट की प्रॉब्लम, सरकार की प्रॉब्लम से भी हो सकती है। क्यों सरकार की प्रॉब्लम से हो सकती है? क्योंकि सरकार ने वहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स को रेगुलेट नहीं किया जब प्रॉपर्टी के रेट्स महंगे हो गए थे। सरकार ने ये नहीं बोला कि हर आदमी, एक आदमी जो है वो लेट से 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। अगर सरकार ये कह दे हर आदमी 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे आम आदमी हो, ठीक है? तो क्या होगा? प्रॉपर्टी, अमीर आदमी के पास कितना भी पैसा हो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके नहीं बैठ जाएगा, है ना? और गरीब आदमी के पास भी प्रॉपर्टी, जमीन की कीमतें आसमान नहीं छुएंगे और गरीब आदमी भी घर ले पाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो कई बार स्टेट फेलियर इसको माना जा सकता है ना? तो अब भारत में जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, या लोग गरीब हैं, गरीब क्यों है? क्योंकि सरकार पॉलिसी नहीं बना पा रही, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस वजह से गरीबी है ना? तो सरकार क्या करेगी? प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कर देगी, है ना? गांव के इलाकों के लिए ग्रामीण और शहर के इलाकों के लिए अर्बन, जहां पर गरीबों को पक्के हाउसेस प्रदान किए जाएंगे। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं, मैंने बोला ना कि भाई समाज समाज समाज, मैं बहुत देर से बोला जा रहा हूँ, समाज हम लोग जहां रहते हैं, ठीक है? अब वो समाज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम है शिवान शुक्ला, ठीक है? मेरा नाम है शिवान शुक्ला। अब ये शिवान शुक्ला कौन सी चिड़िया का नाम है? शिवान शुक्ला है कौन?
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये शिवांशु शुक्ला है कौन, तो तुम कहोगे सर ये ह्यूमन है, ठीक है। अच्छा मैं ह्यूमन हूं और क्या हूं मैं, तो आप बोलोगे कि सर आप ना एक ब्राह्मण परिवार से आते हो, तो चलो मैं लिख देता हूं कि मैं जन्म के संयोग से ब्राह्मण हूं। फिर आप बोलोगे कि सर आप हिंदू परिवार से भी आते हो, तो मैं जन्म के संयोग से हिंदू हूं, ठीक है। फिर मैं क्या हूं, मैं मेल भी हूं, ठीक है, ठीक है, और मैं एक टीचर भी हूं, ठीक है, ठीक। और इन सबसे बड़ी मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक, ठीक है, मैं एक इंडियन हूं, ये मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ठीक। तो तुम समझ रहे हो एक शिवांशु शुक्ला की कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं, वो कितने समाजों से, वो ह्यूमन समाज से आते हैं, ठीक है, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हिंदू समाज से आते हैं, ठीक है, वो पुरुष समाज से आते हैं, ठीक है, वो पुरुष समाज से आते हैं, वो टीचर शिक्षक समाज से भी आते हैं, और वो एक इंडियन भी हैं दुनिया में की नजर में हम देखेंगे। तो आज की दुनिया में हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है मींस एक ही इंसान समाज के कई डोमेन्स का पार्ट है, जबकि पास्ट में ऐसा नहीं होता था। पहले सिंपल सोसाइटीज होती थी, है ना। एंशियंट टाइम में 2000-3000 साल पहले सोसाइटी बड़ी सिंपल होती थी। अब आज ऐसा नहीं। अब आज आदमी जो प्रोफेशन करता है, जिस देश में रहता है, वो सब उसका समाज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में, वो जो भाषा बोलता है वो भी उसका समाज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की सोसाइटी में प्लूरैलिटीज हमको देखने को मिलती है। प्लूरैलिटीज का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारी, है ना। तो हम बहुत सारे समाज का पार्ट है, ठीक। तो और हर समाज आपस में इक्वल नहीं है। हर समाज, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण समाज में ऐसा माना जाएगा कि भाई जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वो समाज में ऊंचे होते हैं, शूद्र नीचे होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। या फिर ये माना जा सकता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी होती है वो ऊपर होते हैं, गरीब ऊपर है, अमीर नीचे है, पुरुष ऊपर है, सुपीरियर जेंडर है, फीमेल जो है वो इंफीरियर जेंडर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज मानता है ना। फ्रांस में सिस्टम चलता था, स्टेट सिस्टम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में 10th में पढ़ा होगा तुमने। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट ऊपर है, थर्ड स्टेट नीचे है, ठीक। तो कोई भी, हम लोग अलग अलग समाज का पार्ट है, लेकिन क्या सारे समाजों को इक्वल माना जा रहा है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग प्लूरल समाज का पार्ट है, प्लूरैलिटीज का पार्ट है, और ये सारे समाज आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए भी सोशियोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पढ़ना, जहां पर हम लोग एक साथ कई समाज का पार्ट है, तो हमारा असर हर समाज पर क्या पड़ रहा है और हर समाज हमारे ऊपर क्या डाल रहा है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टडी है, ठीक है। इसको पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ सकते, ठीक। तो इसके लिए अलग सब्जेक्ट चाहिए था, तो आया सोशियोलॉजी, ठीक है। और ये प्लूरैलिटीज बहुत अनइक्वल है, वो एक चीज और हो जाती है, ठीक है। जैसे आदमी की कास्ट, आदमी की ट्राइब, उसका प्रोफेशनल सर्कल, जो कि मैंने बताया ब्राह्मण है ना, टीचर हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक एथनिक आइडेंटिटी कि भाई हिंदी भाषी हैं, बंगाली हैं, और इन सब के बाद वो एक देश का हिस्सा है, ठीक है। वो उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। बस यही बात यहां पर तुमको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, ठीक। अब अगर हम इन प्लूरैलिटीज को समझने की कोशिश करें तो यहां पर तुम्हारी बुक में दो बॉक्सेस बने हैं। दो बॉक्सेस दोनों एग्जांपल से समझाए गए हैं। एक मूवीज के हिसाब से तुमको समझाया गया। सत्यजीत रे ने की मूवीज में अगर तुम देखोगे तो वहां पर दिखाया जाता है कि जो गायें हैं, है ना, वो तुम देखोगे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पर गाय जो है वो ग्रेस कर रही हैं, चर रही हैं, और गाय चराने वाला जो लकड़हारा है या जो भी गडेरिया या चारवाहा जिसको बोलते हैं, शेफर्ड बोलते हो, ये बैठ के आराम से खाली टाइम में गाय चर रही तो ये अपना बांसुरी बजा रहा है, ठीक। अब ये जो जॉब है, इस जॉब को समाज में ना बहुत नीचे माना जाता है, ये लोअर जॉब माना जाता है। तो यहां पर सत्यजीत रे ने इस चीज को जितने बढ़िया तरीके से दिखा दिया है कि एक लोअर जॉब करने वाला आदमी मस्त बैठ के बांसुरी बजा रहा है, क्या रोमांटिसाइज किया है चीज को, है ना। क्या सच्चाई ऐसी होती? नहीं, सच्चाई बहुत इससे अलग होती है। शेफर्ड प्लेइंग द फ्लूट, द डेलिकेट रिदम ऑफ द बोटमैन सॉन्ग, है ना। कोई नाविक है ना, जैसे एग्जाम्पल है कि कोई बोटमैन है। अब बोटमैन को समाज में क्या माना जाता है? उसको केवट माना जाता है, मल्लाह माना जाता है, उसको समाज में बहुत निम्न स्तर का माना जाता है, खासकर भारतीय समाज में इतना सम्मान नहीं समाज का। लेकिन फिल्मों में क्या दिखेगा कि एक नाविक है, नाव चलाते हुए जा रहा है और गाना गा रहा है कि जोदी तोरे डॉक शोने केउना से तोबे एकला चलो रे। वो गाना गा रहा है कि जिंदगी का सफर ये कैसा सफर है, वो रोमांटिसाइज कर रहा है। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। क्या नाविक इतने खुश हैं? क्या ये शेफर्ड इतने खुश हैं इस दुनिया में? नहीं। अगर तुम किसी लोअर क्लास आदमी को देखोगे, खासकर किसी दलित को देखोगे, भारत को किसी अनटचेबल को देखोगे, है ना, तो एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एल फ्रीमैन। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में वो एक बार आए और विजिट किया। उन्होंने एक दुकान में देखा कि एक आदमी है, इस आदमी के पास यहां पर देखोगे एक सॉसर है, एक कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा है। इसके कपड़ों की हालत देखो कैसी है। ये लोअर कास्ट का आदमी है, लोअर कास्ट की स्थिति में बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये लोअर कास्ट का आदमी है। अब ये दुकान में आया चाय पीने, तो इसने चाय वाले से जा करके चाय नहीं मांगी। ये क्या किया, सड़क पर बस एक किनारे बैठ गया।
इसके कटोरे को देख करके चाय वाले को ये अंदाजा लग गया कि ये अनटचेबल है, अछूत आदमी, अगर ये दुकान में आ गया तो फिर उसके ग्राहक सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दुकान में चला जाता तो चाय वाले के सारे ग्राहक चले जाते, क्योंकि अछूत हो जाती दुकान। ठीक, तो अब क्या, चाय वाला इसको मार पीट भी सकता था, इसको ये बात पता थी। ये दूर बैठ गया, जहां पर सब लोग चाय पी रहे थे वहां से दूर बैठ गया। ठीक है, मूली, इस आदमी का नाम था मूली, वॉज अ गॉन्ट 40-year-old विद हिज ग्लास एंड सॉसर प्लेस्ड conspicuously besides him, silent signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea। और इसके पास इसका खुद का ग्लास था, शॉपकीपर ने आके ग्लास में चाय डाल दी, चाय इसने पी ली। पॉइंट समझ में आया? ये कितना ह्यूमिलेशन है, इस तरीके की जिंदगी है ना। ये इस तरीके की जिंदगी जीनी पड़ रही है लोअर कास्ट वालों को। फिल्मों में देखोगे तो ऐसी जिंदगी है। ठीक है, ये रोमांटिसाइज किया जा रहा है ना, लोअर कास्ट की जिंदगी को। और यहां पर लोअर कास्ट की जो असल जिंदगी है वो तो हमको ये दिखाई दे रही है। यही है सोशियोलॉजी, यही है सोशियोलॉजी की जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो सोशियोलॉजी है। जो कहना था सब कह चुके हैं। ठीक है, ठीक, तो समाज में प्लूरैलिटीज हमको दिख रही है, अलग अलग तरीके के लोग दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके की कास्ट दिख रही है, अलग प्लूरल सोसाइटीज हैं। और उस प्लूरल सोसाइटी के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक प्रकार की इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है कि सारे लोग हमको वहां पर बराबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं भाई। अभी प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज चल ही रहा है अमंग सोसाइटीज। ठीक है, ये टॉपिक अभी यहां पर हमको चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो। ठीक, अब ये प्लूरलिटी इनइक्वालिटी कितने आधारों पर होती है भाई? वेल्थ के आधार पर होती है, कोई अमीर है कोई गरीब है, एजुकेशन, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है कोई कम पढ़ा लिखा है, पावर, किसी के पास पॉलिटिकल पावर है, कोई राजा है ना, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, चांसेस आगे बढ़ने के ज्यादा हैं, किसी के पास कम है, यानी कोई शहर में रहता है कोई गांव में रहता है, शहर में जो रहता है उसके पास स्कूल है, कॉलेज है, जॉब्स हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। किसी के पास सोशल रिस्पेक्ट है, अच्छा ट्रीट किया जाता है, कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। भारतीय समाज में तुम देखोगे अपर कास्ट को अच्छा ट्रीट किया जाता है, लोअर कास्ट को नहीं किया जाता है। तो अमर सेन ने ये पूरा कंसेप्ट दिया कि इनइक्वालिटी एक तरीके की नहीं होती, इनइक्वालिटी के पूरे पूरे सोसाइटी के अंदर तुम देखोगे तो हमको डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इधर आकर के देखो। तो उतनी देर से सर इतना कुछ बता दिया, पर अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या है। ठीक, तो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं सोशल ग्रुप्स के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब हमको दिखाई नहीं देते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, पर हैं समाज में, जैसे मैरिज है ना, ये कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कभी मैरिज की फॉर्म में, कभी पॉलिटिक्स के फॉर्म में, कभी एजुकेशन की फॉर्म में, जो सोसाइटी में चले आ रहे हैं, है ना, तो उनको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये इंडिविजुअल की लाइफ को, इंसान की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कैसे, बाजार, मार्केट व्यक्ति की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो इंसान की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो क्या उससे हमारी पर्सनल लाइफ पर कोई असर पड़ेगा? फैमिली किस तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है, कल्चर कैसे अफेक्ट करता है, रिलीजन कैसे अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जनरली कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सोशियोलॉजी पढ़ के ना हम समाज को बेहतर बना देंगे। बेहतर बनाना तुम्हारा काम नहीं, सोशियोलॉजिस्ट का काम कभी भी समाज को बेहतर बनाना नहीं है। उसका काम बस ये है कि ये पता लगाना कि सोसाइटी में जो है वो क्यों है। उसका काम कभी भी ये नहीं है कि सोसाइटी, वो ज्ञान दे कि सोसाइटी को ऐसा होना चाहिए, वो आइडियलिस्ट बने। उसका काम कभी भी ये नहीं है कि बताए कि क्या होना चाहिए, असल में ये होना चाहिए था, नहीं। उसका काम हमेशा ये बताना है कि सोसाइटी में क्या है। उसका काम ये नहीं है कि कैसे विमेन की सिचुएशन को सुधारा जा सकता है, उसके लिए अलग पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है। उसको बस ये बताना है कि सोसाइटी में विमेन की स्थिति कैसी है, खराब है तो खराब है, तो कैसे खराब है, वो फाइंडिंग्स उसको देना है। उसको ये बताना है कि किस तरीके से जो समाज के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, है ना, वो किस तरीके से हैं। ये सोशियोलॉजी का इसका काम है। फोकस ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एक्चुअली फंक्शन, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका काम नहीं है। ये सब फिलॉसफी में होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या होना चाहिए, है ना, अच्छी सोसाइटी कैसी हो सकती है, कैसे लोगों को अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी। ना ना ना, सोशियोलॉजी का गोल क्या है? उसका काम यह है कि बस ऑब्जर्व करना चीजों को, फैक्ट्स इकट्ठा करना, है ना, फाइंडिंग्स इकट्ठा करना। ठीक है, यही यही सोशियोलॉजी इसका काम है। उसको चाहे पसंद आए सोशल रियलिटी, चाहे पसंद ना आए, समाज में जो हो रहा है उसको पसंद आए या ना आए, उसको बस लिखना है, उसको तैयार करना है कि समाज में क्या है ना, बस वही बातें सोशियोलॉजिस्ट को करनी है। यानी सोशियोलॉजिस्ट तुम देखोगे तो मोर ओवर एक स्पाई की तरह काम करता है। स्पाई की तरह कैसे काम करता है? जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, ठीक,
अब दुनिया भर का मीडिया हमको ये दिखा रहा है कि यार पाकिस्तान में ना देखो सड़कें खाली पड़ी हैं, सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, हमको लग रहा है पाकिस्तान के पास सैन्य शक्ति नहीं है, पाकिस्तान के पास आर्मी बची ही नहीं है, जो बची है वो युद्ध में मारी गई है। ठीक, आम आदमी भी खुश हो रहा है कि अरे पाकिस्तान के पास सेना नहीं है। लेकिन एक स्पाई ऐसे काम नहीं करेगा। मान लो इंडिया ने एक स्पाई भेजा पाकिस्तान में, या उसका पहले से कोई स्पाई है, तो वो ये देखेगा कि सड़कें खाली पड़ी हैं, वो आम आदमी की तरह खुश नहीं हो जाएगी। अरे उसको तो वो देखना है जो अनदिखा है। वो क्या बताएगा, वो पहले फाइंड करने की कोशिश करेगा सड़कें खाली पड़ी हैं, आम आदमी भी तो सड़क पे नहीं दिख रहे हैं, तो सरकार ने आम आदमियों को छुपा दिया होगा डैमेज से बचने के लिए अगर भारत कोई हमला करे। सेना शायद किसी सुरक्षित ठिकाने पर छुपी हुई है, शायद बंकरों में घुस गई है, शायद वो अचानक से जब भारत पाकिस्तान के अंदर घुसे तो भारत पर हमला कर दे। तो वो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के इंफॉर्मेशन जुटाएगा। ठीक है, और जब वो इंफॉर्मेशन जुटा रहा होगा तो उस इंफॉर्मेशन में उसके जो बायसेस हैं, उसके जो प्रेजुडिसेस हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि हमको हमेशा से पता है कि पाकिस्तान को हमने 3 बार कूटा है कायदे से। ठीक है, 48 के वॉर में, 71 के वॉर में, 65 के वॉर में, और एक चौथी बार हमने कारगिल में भी कूट दिया। तो 4 बार पाकिस्तान हमसे कूटा गया है। तो हम ये मान सकते हैं ज्यादातर बार, यार पाकिस्तान एक बहुत परेशान मुल्क है, एक बहुत डरपोक मुल्क है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन हम आम जनता हैं, हम कॉमन सेंस से सोचेंगे। एक स्पाई कभी ये नहीं मानेगा। एक स्पाई हर समय मानेगा कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है, दुश्मन को वो कमजोर नहीं समझेगा। ठीक है, वो पाकिस्तान को डरपोक नहीं समझेगा, वो समझेगा कि शायद पाकिस्तान की शांति के पीछे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो। ठीक, उसी तरीके से एक सोशियोलॉजिस्ट काम करता है। सोशियोलॉजिस्ट कभी भी जब समाज में आएगा, मान लो वो एक गांव में गया, ठीक है, या वो एक क्लास में गया, अब उसने देखा कि क्लास में लड़के ज्यादा बोलते हैं, लड़कियां कम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ ये नहीं मान लेगा कि जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो लड़के ज्यादा आंसर करते हैं, लड़कियां कम आंसर करते हैं, तो क्या इस बात से ये मान लिया जाए कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, उनको टीचर के सारे जवाबों का पता है? नहीं। सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? सोशियोलॉजिस्ट कहेगा कि लड़कियां ज्यादा कम क्यों बोलती है, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है। तो देखेगा कि क्या सच में लड़कियों को आंसर नहीं पता है इसलिए लड़कियां कम बोल रही हैं, या लड़कियों को कम बोलना सिखाया जाता है, या लड़कियों को सिखाया जाता है तुमको ज्यादा हंसना नहीं है, जहां भीड़ हो वहां कम बैठना है, सिमट के बैठना है, चुप बैठना है, ऐसे बैठो, शर्माओ। ठीक है, क्या सोसाइटी में लड़कियों को इंफीरियर जेंडर माना जाता है? ये सोशियोलॉजिस्ट की फाइंडिंग होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? सोशियोलॉजिस्ट के पर्सनल बायसेस जो उसके पहले से फेवर्स उसके दिमाग में होते हैं, वो इसके रास्ते में नहीं आते। सोशियोलॉजिस्ट को ये लग रहा है कि लड़के, उसको भले लाख लगता हो कि लड़के इंटेलिजेंट हैं, लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां डम होती हैं, और खासकर तो मैथ में बहुत डम होती हैं। पर सोशियोलॉजिस्ट जब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है तो अपने बायसेस को अलग करके तैयार करता है। उसको कोशिश भी यही करनी चाहिए। ये बात किसने बताई थी? पीटर बर्जन नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट थे, 1963 में उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने बताया था सोशियोलॉजिस्ट इज अ स्पाई वेरी मच द सेम वे, हिज हर जॉब इज टू रिपोर्ट एज एक्यूरेटली एज ही शी कैन अबाउट अ सर्टेन टेरेन। ठीक है, जैसे एक स्पाई किसी टेरेन के बारे में, किसी फिजियोग्राफी के बारे में रिपोर्ट करता है, उसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट को। और अगर स्पाई ने गलत रिपोर्ट कर दी, अपने बायसेस को बीच में ले आया, ठीक है, अपने पहले से प्री कंसीव नोशन को ठीक बीच में ले आया, तो क्या है, वो रिपोर्ट उसके देश के लिए किसी काम की नहीं। इसी तरीके से अगर सोशियोलॉजिस्ट अपने जो बायसेस है वो लेकर के आ गया कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, पहले से उसने रिपोर्ट में डाल दिए, तो उसकी रिपोर्ट समाज के लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, ठीक, बात समझ में आई? बायसेस से फ्री इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली चीज। अदरवाइज फाइंडिंग्स क्या हो जाएंगी? यूजलेस हो जाएंगी। सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, वो जब भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, तो जैसे साइंस में ना मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, थ्योरीज होती हैं, वैसे सोशियोलॉजी के फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशन होती हैं, थ्योरीज होती हैं। और सोशियोलॉजिस्ट को उन कैलकुलेशन, उन थ्योरीज का, उन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय, अपनी स्टडी करते समय। उसको एविडेंस जुटाने पड़ेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। ठीक है, ठीक ठीक। आम आदमी कॉमन सेंस से सोचता है कि ओ पाकिस्तान शांत है, इसका मतलब पाकिस्तान हार गया, डर गया। ठीक, स्पाई गहराई में सोचता है। सोशियोलॉजी, आम आदमी कॉमन सेंस से सोचता है कि लड़के ज्यादा जवाब दे रहे हैं, लड़के तो होते ही इंटेलिजेंट है। सोशियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स लाता है, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट लाता है कि नहीं, इसके पीछे पैट्रियार्की जिम्मेदार है। पॉइंट समझ में आया? ये होती है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और वो जो आम आदमी सोचता है वो होता है कॉमन सेंस। ठीक है, ठीक। कॉमन सेंस से आदमी को लगता है कि जो भी बिहेवियर हमको दिखाई दे रहा है वो नेचुरल है। हाँ, ये तो नेचुरल बात है कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, लड़कों को ज्यादा चीजें पता होती हैं। ये आम आदमी को लगेगा। सोशियोलॉजिस्ट को लगेगा कि सिस्टम में ऐसी क्या बात है कि लड़कों ने ज्यादा आंसर दिए, कहीं इसके पीछे सच में लड़के तेज हैं इस क्लास के, इसके पीछे सिस्टम जिम्मेदार है। ठीक है, आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी इंडिविजुअल को ब्लेम करेगा कि अरे लड़कियां मूर्ख हैं, कुछ पढ़ती लिखती हैं नहीं इस क्लास की, है ना, तभी तो इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ठीक। या कोई गरीब है, काम नहीं करना चाहता है, इसलिए आलसी है, इसलिए गरीब है, दिमाग कम है ना, मेहनत नहीं करता है इसलिए गरीब है।
सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि पॉवर्टी जो गरीबी है उसके पीछे क्या स्ट्रक्चरल कारण है, क्या स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, क्या ऐसा था कि जो आदमी आज गरीब है उसके पूर्वज भी अमीर थे और उसके पूर्वज भी गरीब थे और उसके पूर्वज भी गरीब थे, ठीक है। और वहीं जो आज आदमी अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, वो इसलिए अमीर था क्योंकि उसके पूर्वजों ने पैसा कमाया, फिर उसके बाद जो लोग आए उस पैसे से उन्होंने और पैसा कमाया, तो आज की जो उसकी प्रॉपर्टी वो एक जनरेशन की नहीं, वो जनरेशनल वेल्थ है ना। यहां पर जो आम आदमी है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि किसी भी व्यक्ति की दशा के लिए उसका इमीडिएट सर्किल, उसके आसपास के लोग या उसके आसपास की कंडीशन जो उसने बना रखी है वो जिम्मेदार है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन वो अपना बजट ठीक से नहीं चला पाता इसलिए गरीब है। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट है वो देखेगा कि भाई समाज में क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या समाज में लो वेजेस हैं, क्या समाज में महंगाई ज्यादा है, लो सैलरी कम मिलती है, महंगाई ज्यादा, वो बेचारा कहाँ से बचाएगा पैसा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अलग तरीके से काम करती है, कॉमन सेंस अलग तरीके से काम करता है। कॉमन सेंस अनरिफ्लेक्टिव होता है, अनरिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मतलब जो अपने आप को देख सके। कॉमन सेंस अपने आप को देख नहीं सकता, वो जो भी चीज मान ली आदमी ने बस सही मान ली, वो अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता कि मेरी ये धारणा है तो क्यों है। जैसे मैंने मान लिया कि गांव में यही लड़की लड़कों वाला केस ले लो, कि मैंने मान लिया कि लड़के बुद्धिमान होते, मैथ्स की क्लास में ज्यादा आंसर दे रहे हैं, लड़के बुद्धिमान होते, लड़कों की मैथ्स अच्छी होती है। अब इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा कि लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही है, मैंने बस मान लिया है कि पहले से सोच बनी है, हमने आसपास सुना है कि लड़कों की मैथ्स अच्छी होती है, लड़कियां खराब मैथ्स टीचर होती हैं, खराब मैथ्स पढ़ती हैं, है ना। तो हमने मान लिया, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने थॉट पर, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं, इस थॉट पर हम क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे। सोशियोलॉजिकल नॉलेज क्या कहती है, वो हर चीज को क्वेश्चन करना सिखाती है कि हमारी जो धारणा है वो क्यों है, क्या सच में हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा ही है। बात समझ में आ रही है। और इसके पीछे ये धारणा ऐसे नहीं आती, इसके लिए लगातार मेहनत लगती है सोशियोलॉजिस्ट को, ये सोच उनके अंदर ऐसे नहीं आती, वो कई थ्योरीज पढ़ते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फील्ड रिसर्च करते हैं, तब ये सोच आती है ना। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लगता है इसके पीछे, ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे एक साइंटिस्ट काम करता है, थ्योरीज के हिसाब से, फॉर्मुलेज के हिसाब से, है ना, प्रिंसिपल्स के हिसाब से, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और जैसे जैसे एविडेंस मिलते हैं वो बढ़ती जाती है, वो एविडेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर बढ़ती है। सोशियोलॉजिस्ट का काम है, जैसे साइंस क्या है, जब कोई बात बोलती है तो उसके पीछे सबूत लाती है, वैसे सोशियोलॉजिस्ट भी जब कोई बात बोलता है तो वो सबूतों के आधार पर बोलता है। ऐसे नहीं कि सोसाइटी में ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा के आधार पर वो बातचीत करेगा, ऐसे नहीं करता सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अब सोशियोलॉजिस्ट का एक और काम होता है, वो होता है चीजों के पीछे अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस को तलाशना, है ना। अनसस्पेक्टेड कनेक्शन यानी जिसको हम बोलते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अनइंटेंडेड का मतलब होता है अनैच्छिक, जो तुम्हारी इच्छा नहीं थी, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, फिर भी वो चीज हो गई है, तुम नहीं चाहते थे वैसा होना, फिर भी वो चीज हो गई है, ठीक, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने जब कारगिल वॉर हुआ 1999 के अंदर, तो बहुत सारे 400 से ऊपर भारतीय जवान कारगिल वॉर में शहीद हुए, ठीक। अब उनके पीछे बची हुई थी उनकी विडोज और उनके बच्चे, ठीक है। अब उनकी फैमिली का जीवन यापन किस तरीके से होता, उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि ये जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, इनको कुछ पेट्रोल पंप दिए जाएं, कुछ प्रॉपर्टी दी जाए, ताकि इनका परिवार अच्छे से चले, ठीक है। और ये डिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, और अगर कहीं शादी वादी करना चाहती हैं तो वो सब कर लें, ठीक है, उसके लिए उनको किसी पर डिपेंडेंट ना रहने की जरूरत पड़े, अपने ससुराल वालों पर। लेकिन भारत का सिस्टम कैसा है, पैट्रिलिनियल सिस्टम है, प्रॉपर्टी पिता से उसके पुत्र को ही मिलती है, प्रॉपर्टी लड़कों के पास ही रहनी चाहिए। तो अब फैमिली की सोच क्या है कि हमारा लड़का शहीद हुआ है देश के लिए, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसकी वाइफ को नहीं मिल रही है, हमारे घर से एक कमाने वाला चला गया ना, तो हमारे घर में कमाने का साधन होना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, अपनी घर की लड़कियों की, बहुओं की शादी अपने देवरों से करा, उनके देवरों से करा दी, उनके ब्रदर इन लॉ से करा दी, यानी शहीद सोल्जर के छोटे भाई से करा दी, ताकि घर की प्रॉपर्टी घर ही में रह जाए, ठीक है। क्यों हुआ, पैट्रिलिनियल सिस्टम की वजह से हुआ। ये फोर्स मैरिजेस थी, ताकि वो जो प्रॉपर्टी मिली है वो घर के अंदर ही रह जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब सोशियोलॉजिस्ट इसको ऐसे देखेगी, आम आदमी सोचेगा कि ये क्यों हुआ है ना। आम आदमी सोचेगा कि इसके पीछे ना सोसाइटी, ये तो ठीक ही है एक तरीके से, जो अब जब ऐसी शादियां कराई जाती तो क्या वो दिए जाते हैं, क्या एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं कि भाई देखो, ये इसके जो बच्चे हैं ना, ये जो सोल्जर शहीद हुआ है, इसके जो बच्चे हैं ना, इनके बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार कौन दे सकता है, इनका चाचा ही दे सकता है, यही इनके बच्चों को सबसे ज्यादा अपना सकता है, क्योंकि इनके भाई के बच्चे हैं। पर सोशियोलॉजिस्ट कहता है ना 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 ना, हमको तो गहराई में देखना है, जो नहीं दिख रहा है, इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या हो। और सरकार ने जब इनको पेट्रोल पंप दिए थे, तो क्या सरकार ने ये सोचा था कि इसका एक नतीजा ये भी होगा, ना ना ना, इसी को तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। सरकार ने सोचा था कि इन लोगों को का जीवन सही हो जाए, इन लोगों को इसी पर डिपेंड ना होना पड़े, जबकि पर
एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ क्या, कि उनकी फोर्स मैरिज कराई गई, है ना। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, जो ऐसे कनेक्शंस है जो अनसस्पेक्टेड है, जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया, सबको लग रहा है कि बच्चों का ख्याल रख लेगा देवर इसलिए शादी कराई जा रही है, जबकि सच्चाई क्या है, परिवार की प्रॉपर्टी परिवार में ही रह जाए इसलिए। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस पर लोगों की नजर नहीं जाती है, सोशियोलॉजिस्ट की जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब सोशियोलॉजिस्ट एक सब्जेक्ट के रूप में क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे दो कारण माने जाते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल रीजंस। इंटेलेक्चुअल कौन है, बौद्धिक कारण है, जो दिमागी कारण है ना, जो दिमाग में होते हैं। और एक होते हैं मटेरियल रीजन। मटेरियल रीजन वो चीजें होती हैं जो हम छू और देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, जो हमको दिखाई देती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रीजंस क्या है जिनकी वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। तुमको पता होगा कि 18वीं सेंचुरी के यूरोप में ना बहुत अंधविश्वास चलता था, बहुत अंधविश्वास चलता था, है ना। जैसे धरती गोल नहीं चपटी है, किनारे पर जाओगे तो गिर जाओगे, धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती, सूरज धरती के चक्कर लगाता है, इस तरीके के अंधविश्वास यूरोप में चलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ यूरोप में, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, न्यूटन आया, फिजिक्स आई, है ना, धीरे धीरे नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी। जब साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी, वो क्यों हो रही थी, क्योंकि लोग लॉजिकली सोच रहे थे। यूरोप की सोसाइटी में अंधविश्वास जा रहा था, लोग हर चीज को क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजंस क्या है, ठीक है। तो ये चीजें होती थी। ऐसे करते करते बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। मैग्नेटिक कंपास बना, स्टीम इंजन बना, धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस बनी। तुम देखोगे धीरे धीरे पावर लूम बना, स्पिनिंग जेनी बनी, है ना, हाथ से कपड़े बुने जाते थे, अब मशीन से बनने लगे। और जब मशीन से कपड़े बनने लगे, हाथ से कपड़े बनेंगे तो 4 दिन में एक शर्ट बनेगी, मशीन से कपड़े बनेंगे तो एक दिन में 400 शर्ट बनेगी। अब ये 400 शर्ट बना के क्या करोगे, बेचोगे ना। बेचने के लिए बाजार चाहिए, ठीक है। बाजार, अब वो लोग यूरोप से निकलना शुरू करेंगे, इंडिया को गुलाम बनाएंगे, इंडिया में वो कपड़े बेचेंगे, अफ्रीका जाएंगे वहां कपड़े बेचेंगे, पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, और धीरे धीरे यूरोप पैसा कमाने लगेगा, ठीक। लेकिन इस पैसा कमाने के क्रम में यूरोप लगातार अपने यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ाता जाएगा। उसको बोलेंगे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्री लगेगी, लोग गांव छोड़ करके उन इंडस्ट्रीज में काम करने जाएंगे, इंडस्ट्रीज के पास लोग रहेंगे, ठीक है, अपने परिवार के साथ आकर के रहेंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के पास अस्पताल खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे लोगों की जरूरत के लिए। धीरे धीरे यूरोप एक शहर बनता चला जाएगा। वो यूरोप जो पहले विलेज इकोनॉमी हुआ करता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करता था, वही यूरोप अब धीरे धीरे शहर बन गया है, ठीक है। यानी विलेज सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। विलेज सोसाइटी अलग होती है, अर्बन सोसाइटी अलग होती है, जो सिटी वाली लाइफ होती है वो अलग होती है। तो इन दोनों सोसाइटी में जो डिफरेंस है, अब शहर की प्रॉब्लम अलग है, शहर आने से नई प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, उन प्रॉब्लम्स की स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए ना, वही सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, है ना। तो जो शुरुआती ऑब्जर्वर थे, है ना, जैसे जो जिन्होंने सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना, ठीक, ये कौन थे, ये ट्रेवलर्स थे जो इधर उधर घूम घूम के यात्राएं करते थे, है ना। ये कौन थे, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो ब्रिटिश सरकार में काम करते थे, जैसे, ठीक है, ये ठीक, ये लोग भी थोड़ा बहुत काम करते थे, सोसाइटी के बारे में पढ़ते थे। और इसके अलावा कुछ शुरुआती सोशियोलॉजिस्ट, जिसमें से ऑगस्ट कोंत हो गए, है ना, कार्ल मार्क्स हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, ये कुछ एक सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका मकसद क्या था, इनका मकसद ये था कि सोसाइटीज को ना ये पार्ट्स में देखते थे, है ना। ये सोसाइटी को एज अ होल नहीं देखने की कोशिश करते थे, ये सोसाइटीज को अलग अलग पार्ट में समझने की कोशिश करते थे। अब देखो खेल क्या है, खेल ये कि ये जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो दो तरीके के समाज हैं। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाला समाज जो मॉडर्न है, जहां पर इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न शहर है। और एक वो समाज है जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, आदिमानव वाला दौर, जहां पर खेती वगैरह होती थी, लोग जंगल में शिकार करते थे, ठीक है। तो कुछ सोसाइटी अभी भी वैसे ही जीवन यापन कर रहे थे, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, और हुआ भी था तो मशीन वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। वहां की इंडस्ट्रीज हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी, हाथ से कपड़े बनाते थे, जैसे भारत के अंदर, ठीक है। तो जहां पर मशीन्स नहीं आई, उन्होंने उस सोसाइटी को क्या बोला कि ये पुराने समाज हैं, है ना, ये जो है ना, ये हंटर गेदरर सोसाइटी है, पेस्टोरल एग्रीरियन सोसाइटी है, ये नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, ठीक है। और नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को इन्होंने क्या बोला, इनको बारबेरिक बोला, है ना, इनको क्या बोला, बारबेरिक बोला। और अपनी सोसाइटी को क्या बोला इन्होंने, एडवांस बोला। आपके लिए एडवांसमेंट की यही डेफिनेशन थी कि आपने बड़ी बड़ी मशीन्स बना दी हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन थी आपके लिए बारबेरिक की। अब यहां पर कुछ सोशियोलॉजिस्ट है, जैसे कि एक सोशियोलॉजिस्ट से पहले ना उस समय नए नए सब्जेक्ट आ रहे थे, जैसे मैंने बताया साइंस और टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो रहा था। तो एक आदमी आया जिसका नाम था रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन ने ये बताया सबसे पहले कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना, धीरे धीरे इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। और इंसान के शरीर में हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है ना, लीवर का अपना फंक्शन है, किडनी का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और वो सारे ऑर्गन साथ में फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर जिंदा है।
एक भी ऑर्गन फेल होगा, हमारा शरीर कोलैप्स कर जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये थ्योरी डार्विन ने दी थी। डार्विन की ये थ्योरी एक सोशियोलॉजिस्ट ने उठाई और सोशियोलॉजी में कॉपी करी, जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला जिस तरीके से शरीर हमारा काम करता है ना, उसी तरीके से सोसाइटी भी काम करती है। सोसाइटी के अंदर फैमिली, स्कूल, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ऊंच नीच, जो सोसाइटी में एक सब वर्ग ऊपर है, एक नीचे है। इन सारी चीजों का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में एक भी ऑर्गन खराब होगा, शरीर कोलैप्स कर जाएगा, उसी तरीके से ये सोसाइटी के जो अलग अलग अंग हैं, इनमें से पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन, कोई भी कोलैप्स होगा तो पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, है ना। तो सोसाइटी का सर्वाइवल इस पूरे सिस्टम के सर्वाइवल पर डिपेंडेंट है। ये पहली थ्योरी थी, ये पहला इंटेलेक्चुअल आइडियाज था, पहला इंटेलेक्चुअल आइडिया था, जो कि कहता था कि सोसाइटी को अगर पढ़ना है तो सोसाइटी को हम पूरे सिस्टम के थ्रू, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, पूरे सिस्टम के थ्रू समझ सकते हैं। दूसरी चीज क्या हुआ, 17-18 सेंचुरी का एनलाइटनमेंट का पीरियड आया, वही जब साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। लोग लॉजिकली चीजों को सोच रहे थे। ठीक है, अब अभी तक क्या किया जाता, अब हर चीज लोग लॉजिकली सोचते थे। सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तभी तो फिजिक्स बनी ना। तो हर चीज का लोगों के मन में क्वेश्चंस आए, तभी तो वो मॉडर्न डिस्कवरीज कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन करने की इतनी आदत पड़ चुकी थी लोगों के अंदर कि वो हर चीज में क्वेश्चन करते थे, सोशल कंडीशंस पर क्वेश्चन करते थे। जैसे गरीबी, तो पहले गरीबी को नॉर्मल माना था, मेहनती नहीं है इसलिए गरीब है, लेकिन लोग क्वेश्चन करने लगे कि गरीबी क्यों है, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, सोशल इनइक्वालिटी की वजह से। एक जनरेशन पहले से अमीर है, अब उसकी जनरेशन अमीर होती ही जाएंगी, और जो गरीब है वो गरीब होता ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की थ्योरीज आने लगी। अब गरीबी के पीछे का कारण लोगों की कम मेहनत करना नहीं था, वो सिस्टमेटिक इश्यूज था, स्ट्रक्चरल इश्यू था, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंडेंट था, लोगों के बैकग्राउंड पर डिपेंडेंट था, है ना। ऑगस्ट कोंत नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट आए 1789 से 1857 तक। ठीक है, फ्रांस में पैदा हुए, सोशियोलॉजी का फादर इनको बोला जाता है। ठीक है, ये मानते थे कि सोशियोलॉजी जो है ना, वो ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ने का काम करेगी। ठीक, तो ये जो दो थॉट्स थे, एक एनलाइटनमेंट का थॉट कि इंसान की जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है ना, और दूसरा क्या बोला, क्वेश्चन हर चीज को करता है, इसलिए सोशियोलॉजी का जन्म हुआ कि जितनी भी प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स है, उसके पीछे सोशल रीजंस होंगे। इस वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, अलग सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए, ठीक, उसको पढ़ने के लिए। दूसरा क्या हुआ, जो मैंने हर्बर्ट स्पेंसर का थॉट बताया कि सोशियोलॉजी के सारे इंस्टीट्यूशन से एक साथ काम करेंगे सोसाइटी के, तभी सोसाइटी वर्क करेगी। तो उन सारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक तरीके से समझना होगा, तो नए सब्जेक्ट की जरूरत है। इसके अलावा मैंने बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आ चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से यूरोप में शहर बन रहे थे। ठीक है, अब इन शहरों की एक अलग प्रॉब्लम थी। पहले क्या था, प्री इंडस्ट्रियल जो यूरोप था, लोग गांव में रहते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, गांव से शहरों की तरफ भागने लगे। अब जब गांव में जब रहते थे तो खेती करते थे, है ना, क्या बोलते हैं, हाथ से कपड़े बनाते थे, हाथ से कॉटन से कपड़े सिल के बनाते थे, है ना। कुम्हार होता था गांव के अंदर, कपड़े बुनने वाला होता था, किसान होता था। शहर में क्या हो गए, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई। अब इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग आने लगे, लेबर की तरह काम करने के लिए आने लगे। ठीक, और लेबर क्या करेगा, इंडस्ट्री के आसपास ही रहेगा, इंडस्ट्री के आसपास सारे लोग रहने लगे। ठीक है, तो उससे क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज के आसपास जब लोग भीड़ भड़ाके वाले इलाके में रहेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पर आएगा, लोग अपने घर का वेस्ट डालेंगे, गंदगी आएगी, मक्खी बिन बनाएंगी, बीमारियां होंगी। ठीक है, बीमारियां होंगी, लोग बीमारियों का ही इलाज कराते रह जाएंगे, जितना भी पैसा आएगा, गरीबी बढ़ेगी, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। ये सोशल इश्यू तुम देख रहे हो, सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, नई सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक, ये गांव में नहीं थी, तो चूंकि नई सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है, एक नया सब्जेक्ट चाहिए। और ये सोशल प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। बात समझ में आ रही है। ठीक है, गांव में क्या है, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की थी, या तो आदमी गरीब था या तो अमीर था। यहाँ पर एक मिडिल क्लास आ गई है, जो इन शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पुलिस हैं, है ना। एक मिडिल क्लास आ गई जो फैक्ट्री के अंदर मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लोग अपने घरों से दूर रह करके काम कर रहे हैं, शहरों में जाकर काम, ये नई समस्याएं हैं, इनको पढ़ने के लिए एक नया सब्जेक्ट चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने और क्या चीजें करी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने देखो, तुम देखोगे तो एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए, है ना, जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते थे, इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते थे। इसीलिए तो वो जब, अब यूरोप तो जरा सा है, कितने कपड़े बना दोगे, कितने यूरोप में भेज दोगे, तभी तो वो व्यापार करने के लिए भारत निकले, भारत को गुलाम बनाया उन्होंने। ठीक, भारत को कोलोनाइज किया, अफ्रीका को कोलोनाइज किया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया को कोलोनाइज किया। क्यों किया, पैसे कमाने के लालच में ही तो किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, दुनिया में कोलोनिज्म आया, और उस कोलोनिज्म का असर भारतीय समाज पर क्या पड़ा कि हम आज तक इतने पिछड़ गए। यही तो काम है ना सोशियोलॉजिस्ट का, सोशल प्रॉब्लम के पीछे का कारण समझना। इंडिया के पिछड़ेपन का कारण कोलोनियलिज्म बहुत ज्यादा है। और कोलोनिज्म क्यों है, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। देख रहे हो किस तरीके से दो सोसाइटी जुड़ी हैं। कौन सा सब्जेक्ट इसको पढ़ लेगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से सोशियोलॉजी चीजों को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है,
हाँ, फिर ये सारी बातें मैंने बता दी, एनवायरनमेंट किस तरीके था जब वहाँ पर फैक्ट्रीज़ पल रही थी और जब लिविंग कंडीशन किस तरीके की हो गई थी और उसका सोशल इम्पैक्ट किस तरीके का हो गया था, जिसके लिए नए सब्जेक्ट की ज़रूरत हुई, ठीक है? इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक? इसके बाद हम आते हैं अच्छा, तो ये कुछ मटेरियल इश्यूज थे जिसकी मटेरियल इश्यूज मतलब वो इश्यूज जिनको देखा जा सकता है और उसकी वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। वो इश्यूज जिनको देखा जा सकता है और उसकी वजह से सोशियोलॉजी। इंडस्ट्री को तुम देख सकते हो, छू सकते हो, है ना? लेकिन जो एनलाइटनमेंट है तुम उसको छू नहीं सकते। जो रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन की या हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है उसको तुम छू नहीं सकते। ठीक है? तो अब शहर नए शहर आए तो नए शहर की वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एक गाना है ना? एक मूवी का गाना क्या है? सीआईडी फिल्म का गाना है 1957 की। गाना क्या है? दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये है जरा हटके जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। अब इस गाने में देखो, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, आगे मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल, कहीं सत्ता कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रिच, खुद काटे गले सबके, कहें इसको बिजनेस। ठीक। अब क्या है? अब इसमें देखो क्या दिखा है। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज में मजदूर काम कर रहे हैं, 9 से 5 काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से कट। और फिर 9 से 5 काम करने के बाद अपने लिए भी टाइम चाहिए, घर भागते हैं सीधे, परिवार को टाइम चाहिए, घर भागते हैं सीधे। तो मजदूर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी से कट गए हैं। सोसाइटी से सबसे अलग हो जाने को बोलते हैं एलियनेशन, है ना? तो आपस में एलियनेट हो चुके हैं। ठीक। जो काम कर रहे हैं मजदूर, जो कपड़े बना रहा है, जो गाड़ी बना रहा है, क्या वो खुद उस गाड़ी को खरीद सकता है? कभी नहीं खरीद सकता। गाड़ी अमीर आदमी ही खरीद पाएगा। जो मजदूर बना रहा है वही नहीं खरीद सकता। तो वो अपने प्रोडक्शन से, अपने जो चीज बना रहा है, अपने प्रोडक्ट से भी एलियनेट हो चुका है ना? तो यहां से एलियनेशन का कंसेप्ट दिखाई देता है। एक मिलता नहीं दिल, एलिनेशन है यहाँ पर, नहीं? ठीक है? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मजदूर सुसाइड कर सकता है ना? फिर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर हिपोक्रेसी ऑफ बिजनेस भी दिखाई दी है कि भाई जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को रौंद करके आगे बढ़ते हैं और इसको बिजनेस का नाम देते हैं। ठीक है? तो इस तरीके की चीजें सोसाइटी में हो रही हैं और वो कौन देख रहा है? वो एक सोशियोलॉजिस्ट ही देख पा रहा है। ठीक है? तो वो मटेरियल इश्यूज जिन्होंने सोसाइटी को एक सब्जेक्ट के तौर पर जन्म दिया, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है? अच्छा, अब ये यूरोप में जो कुछ हो रहा था, ये हम इंडिया में सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना हम बच्चे, हमको इंडिया में क्यों पढ़ना है? यूरोप के सोशियोलॉजी इंडिया से क्या लेना देना है? ठीक है, इंडिया में हम क्यों पढ़े? तो थ्योरेटिकल आंसर इसका सीधा हो सकता है कि भाई देखो, जैसे यूरोप में अर्बनाइजेशन हुआ वैसे बाद में इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो इंडिया में सेम चीजें होंगी ना, तो इंडिया में भी सोशियोलॉजी हमको इसलिए पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है, लेकिन इंडिया में ये चीजें थोड़ा दूसरे तरीके से हुई। जैसे यूरोप में कैपिटलिज्म आया या जैसे यूरोप में इंडस्ट्रीज आई और शहर बने और वहां पर सोशियोलॉजी की जरूरत आ गई उस सोशल प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, भारत में डायरेक्ट वैसा नहीं हुआ। भारत में उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश ने आकर के व्यापार किया, भारत को गुलाम बनाया, और चूंकि उन्होंने भारत को गुलाम बनाया तो भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे हो गया। भारत में इंडस्ट्रीज देर से आई जब ब्रिटिश छोड़ करके भारत हो गए, है ना? तो इस वजह से भारत इंग्लैंड से बहुत पीछे रह गया, यूरोप से बहुत पीछे रह गया। ये एक आपका थ्योरेटिकल आंसर हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल, इसकी असल रियलिटी हमको कहां पर देखने को मिलती है? मतलब बेसिकली जो तुमको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बाकी दुनिया को इफेक्ट किया। एक और एग्जांपल दूं, देखो भाई, एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के अंदर ना, तब तक ब्रिटेन और अमेरिका में तुमको पता होगा कि ये लोग काले लोगों को गुलाम बना करके ले जाते थे, अफ्रीकन ब्लैक्स को, उनको चीज सामान की तरह खरीदते बेचते थे। तो इस समय तक दुनिया में स्लेवरी का बड़ा वो होने लगा था, क्रिटिसिज्म, और इन्होंने स्लेव्स को गुलाम बनाना छोड़ दिया था, इन ब्रिटिशर्स ने। लेकिन अब भी इनको अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, अपने टी प्लांटेशन में सस्ते लेबर तो चाहिए ही ना। अब वो सस्ते लेबर कहां से आएंगे? तो जो गरीब देश है, जैसे इन्होंने अफ्रीका का एक देश था मॉरिशस, उसको गुलाम बना दिया था। अब मॉरिशस की इंडस्ट्री में, वहां टी प्लांटेशन में काम करने के लिए इनको सस्ता लेबर चाहिए था। वो लेबर कहां से आएगा? तो ये इंडिया के बिहार से, साउथ इंडिया से जो गरीब किसान थे ना, उनको ले जाते थे, उनको वहां पर काम करवाने के लिए ले जाते थे। ठीक है, अफ्रीकन तो वहां रहते थे, कई सारे चाइनीज को वहां पर काम करने के लिए जाते थे, बिहारीज को ले जाते थे, है ना? डच यानी नीदरलैंड्स के अब नीदरलैंड्स के लोग वहां पर बिजनेसमैन थे या अंग्रेज लोग थे जो वहां बड़े बिजनेसमैन थे। भारत से तमिल्स को ले जाते थे, फ्रेंच बिजनेसमैन वहां पर थे। ठीक। तो अब तुम देख रहे हो अफ्रीका में इतनी नेशनैलिटी के लोग आए, ठीक है, और वहां पर रहने लगे, कुछ मालिक की तरीके से और कुछ उनकी तरह यहाँ काम करने वाले के तरीके से। धीरे धीरे क्या हुई, इनकी जनरेशन आगे बढ़ी, इन्होंने आपस में शादियां करी। अब आज की तारीख में जो बच्चे हैं, तुम देखोगे मॉरिशस में बहुत सारे इंडियंस तुमको ओरिजिन के लोग मिल जाएंगे जिनके इंडियन नाम है ना? इवन मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी इंडियन नाम है, हिंदू कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल इंडियन से अलग होंगे। क्या कभी तुमने एक ऐसा इंडियन देखा है, क्या तुमने कभी ऐसा इंडियन देखा है जो
अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वहां पर राधा कृष्णन गोविंदन नाम का एक आदमी है जो साउथ इंडिया से गया है। जब तुम उससे बात करोगे, ठीक है, तमिल भाषा में बात करोगे, तो वो तमिल समझता ही नहीं है, जबकि साउथ इंडिया से गया, तमिल तो आनी चाहिए, नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जनरेशन से कटा हुआ है। वो इंग्लिश बोलेगा, पर उसकी इंग्लिश का जो एक्सेंट होगा वो फ्रेंच होगा। बात समझ में आ रही है? और तुम देखोगे कि तमिल साउंड्स तो वो कभी बोल ही नहीं पाएगा, सेंचुरीज अगो उसकी जो आवाज है वो तमिल उच्चारण करना भूल चुकी है। ये है सोशियोलॉजी का। क्या तुम, ये है सोशियोलॉजी का सिग्निफिकेंस, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर, कि एक आदमी जो फ्रेंच नहीं है, जो कि इंडियन है, वो साउथ इंडियन है, तमिल है, वो तमिल नहीं बोल पा रहा है, इंग्लिश बोल रहा है लेकिन फ्रेंच एक्सेंट में बोल रहा है। ऐसा आदमी कहीं नेचुरली था? नहीं था। कोलोनिज्म ने बना दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बना दिया। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से सोशियोलॉजी को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। भारत में सोशियोलॉजी कैसे एक सब्जेक्ट के तौर पर आया और हमको पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, 1810 में 20% लोग शहर में रहते थे, 1910 में 80% लोग ब्रिटिश में शहर में रहने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में इंडस्ट्रीज आ रही थी और भाग भाग के शहर पर जा रहे थे लोग। लेकिन ब्रिटेन में इस इंडस्ट्री के आने का असर क्या पड़ रहा था? ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में मरा माल भारत में बिक रहा था, और इससे पहले जो भारत का माल था, भारत के जो कपड़े थे, जो हाथ से बने हुए कपड़े थे, वो पूरी दुनिया में बेचे जाते थे। लेकिन हाथ से बने कपड़े क्या होते थे? महंगे होते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था। भारत के शहर फल फूल रहे थे, सूरत, बंबई जैसे शहर फल फूल रहे थे, क्योंकि भारत के हाथ से बने कपड़े पूरी दुनिया में बिकते थे। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ सूरत, मुंबई जैसे, हाँ, सूरत जैसे शहर, सॉरी, मसूलीपट्टनम जैसे शहर, ढाका जैसे शहर, मुर्शिदाबाद जैसे शहर, वो हाथ के बने कपड़ों की बदौलत ही फल फूल रहे थे। भारत में पहले से शहर थे, ठीक है, इंग्लैंड में शहर नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीन से कपड़े बनने लगे। मशीन से बनने वाले कपड़े हाथ से कपड़े से सस्ते होंगे, क्योंकि उसमें समय बचता है ना, ज्यादा कपड़े प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, ठीक, तो वो सस्ते होंगे। अब सस्ते कपड़े पूरी दुनिया में छा जाएंगे और भारत के हाथ से बनने वाले कपड़े पूरी दुनिया में बिकने बंद हो जाएंगे। तो भारत के जो शहर जहां पर ये कपड़े बनते थे, हाथ से कपड़े बनते थे, और वहां पर लोग अमीर हो रहे थे, वो शहर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस शहर में रहने वाले वीवर्स, बुनकर, कपड़ों को रंगने वाले रंगरेज बेरोजगार हो जाएंगे और वो अपने गांव में लौटने लगेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या हुआ? गांव से लोग शहर आए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और भारत में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर क्या हुआ कि भारत के शहर डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, है ना। भारत में लोग गांव, अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में गए, तो भारत में रूरलाइजेशन हुआ। बात समझ में आ रहा है? ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, कुछ फाइंडिंग्स है, इसको पढ़ लेना। यही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ठीक, अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब सोशियोलॉजी में तुम देखोगे तो हम एक ही चीज नहीं पढ़ते, है ना। सोशियोलॉजी में हम यही सब नहीं पढ़ते। मैंने बेसिकली बताया कि सोशियोलॉजी, तुम देख रहे हो सोसाइटी कैसे शेप हो रही है, इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी शेप हो रही है, पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, सोसाइटी शेप हो रही है। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोसाइटी एक ऐसी चीज है जो हर चीज से जुड़ी हुई है। तो जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी को इकोनॉमिक्स से लिंक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ेंगे, कैसे, बट स्टिल दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है भाई? इसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में बस इतना हमको मतलब होता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक, जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, जो सामान बनाया गया उसको हम बेचेंगे कैसे, ठीक है। जो अब क्या होता है कि कुछ जगहों पर कुछ चीजें कम है और कुछ जगहों पर कुछ चीजें ज्यादा हैं, उनको किस तरीके से एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर ना, लेट से सोना नहीं होता, सोना अफ्रीका में होता है, पर भारत के अंदर गेहूं तो होता है, तो हम अफ्रीका को गेहूं बेच दें, वहां से सोना ले लें, दोनों की जरूरत पूरी हो रही है ना। तो स्कार्स गुड, जिनकी कमी हो गई है, उसको एलोकेट कैसे करेंगे, सोशियोलॉजी का काम है। सोशियोलॉजी पैसे में डील करती है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस में डील करती है, ठीक है। ठीक, मनी फ्लो कैसे होता है, डिमांड कैसे है, सप्लाई कैसे है, प्राइस किसका बढ़ रहा है, घट रहा है, यही सब चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और सोशियोलॉजी में हम कोशिश करते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, है ना, कैसे जो चीजों की कमी है उसको पूरा किया जा सके, डिमांड सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, ठीक। लेकिन इसका इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाती है, ये सोशियोलॉजी पढ़ाती है। सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर जब हम इकोनॉमिकल सिस्टम को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो किसी व्यक्ति का इकोनॉमिक बिहेवियर है वो उसके समाज द्वारा तय होता है। वो व्यक्ति क्या चीज खरीदेगा, है ना, भारत में क्या चीज बिकेगी, ये उस समाज के द्वारा तय होता है। फॉर एग्जांपल, भारत में तुम देखोगे तो 1980 के दशक में छोटे कपड़े नहीं बिक सकते थे लड़कियों के, आज बिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज वैसा है। तो ये सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं क्या चीज आपके समाज में बिकेगी, क्या नहीं बिकेगी, है ना। दूसरी चीज, सोशल नॉर्म्स, जो समाज के नियम होते हैं, संस्कार होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, वो किस तरीके से बाजार को प्रभावित करते हैं, सोशियोलॉजी हमको सिखाता है। दूसरा, जो व्यक्ति का व्यवहार है और जो संस्कृति है, वो कैसे इकोनॉमीज को शेप करते हैं, ये कौन सिखाता है? सोशियोलॉजी आपको सिखाता है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो अगर तुम यहां पर समझने की कोशिश करोगे, पियरे बोर्दियू नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट है कि एक जो सच्ची
अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक साइंस है, वो ये देखेगा कि इकोनॉमी की कॉस्ट कहां से आ रही है, वो प्राइसेस में डील करेगा, मनी सप्लाई इन सारी चीजों में डील करेगा। ठीक है, और एक इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमी की जरूरतों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जबकि एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ये देख, वो उसको इस बात से मतलब नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं पैसा कम, उसको ये मतलब है कि पैसा प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको ये मतलब है कि कैसे नेशनल इनकम को बढ़ाया जाए, लोगों की कमाई को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट का काम ये नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट का काम ये भी है कि लोग पैसा तो कमाएं ही, साथ में खुश भी रहें। जैसे दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आता है, ठीक आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस डेवलप कंट्री है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के पास नौकरियां हैं, है ना, हर चीज टेक्नोलॉजी है, कोई जिंदगी बढ़िया, एजुकेशन है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक, ऊपर से देखने में सब बढ़िया लग रहा है, गहराई में जाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंटी डिप्रेसेंट पिल हैं वो इन्हीं देशों में खपती हैं। आइसलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट पिल लेने वाला देश है। जो लोगों को टेंशन होती है ना, तो उसके लिए जो दवाएं खाई जाती है, जो लोगों को डिप्रेशन होता है, डिस्प्रेशन होता है, तो उसके लिए जो दवा खाते हैं। ठीक, तो क्या लोग हैप्पी हैं? पैसा तो कमा रहे हैं पर क्या हैप्पी हैं? नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट का काम ये देखना है ना, उनका काम है कि भाई प्रॉफिट्स की सारी, पैसा कमा रहे हो लेकिन किस कीमत पर, सारी कॉस्ट को देखना है, सोशियोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इधर आओ। ठीक, बेसिकली हाँ, तो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखोगे तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स को इस्तेमाल करेगा, वो कोशिश करेगा कि हर फॉर्मूला उसका सही बैठे, नेशनल इनकम सही से निकाल ले, है ना, एक्यूरेसी पर वो काम करेगा। ठीक है, वो सरकार को क्या सॉल्यूशन लेने चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, उस पर काम करेगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल बिहेवियर को निगलेक्ट कर देता है, व्यक्ति के व्यवहार को निगलेक्ट कर देता है कि व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इन्हीं सारी चीजों को इवेल्युएट करने का काम किसका है? वो एक काम सोशियोलॉजिस्ट करता हुआ हमको दिखाई देता है। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का क्या रिलेशनशिप है? पॉलिटिकल साइंस क्या करती है? वो बस इतना देखती है कि पावर किसके पास में है, शक्ति किसके पास है, और जहां जो पावर है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौन से है, गवर्नमेंट है तो कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, ट्री है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ाई जाती है, प्लेटो क्या कहता था, मार्क्स क्या कहता था, मार्क्स के अनुसार जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे समाज में बराबर से होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बताया जाएगा कि राजा को, प्लेटो बताएगा कि राजा को फिलोसफिकल होना चाहिए था, राजा को अच्छा होना चाहिए था, ये सब ड्रामा चलता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। सोशियोलॉजी कहते हैं ना 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 ना, इस बात से हमको ज्यादा मतलब नहीं है। हमको ये समझना है कि पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करती है, वो फैमिली को कैसे इफेक्ट करती है। भाई अगर भारत ने क्या बोलते हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है कि ईरान पर हमला करेगा, ये अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम ने तय किया है, और ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम ने तय किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा, तो भारत के घरों में रसोई गैस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही सारी गैस की सप्लाई जाती है, पेट्रोलियम सप्लाई जाती है। ठीक है, तो कैसे पॉलिटिकल सिस्टम आपकी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है, इंटर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सोसाइटी जो है ना, ठीक है, वो गवर्नमेंट के प्रोसेस सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और सोसाइटी गवर्नमेंट के प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। भाई अभी देखो बच्चों ने मिलकर के क्या किया, एक धरना दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। सोसाइटी ने ही तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा एंटी पेपर लीक लॉ बनाने के लिए, सोसाइटी ने ही तो गवर्नमेंट को मजबूर किया। ये सोशियोलॉजी पढ़ती है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक, अब इसमें एक टॉपिक और आता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो टॉपिक है, जो ये सोशियोलॉजी के अंदर जब हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं उसको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो एक सोशियोलॉजिस्ट में मैक्स वेबर, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वोटर्स का, वोटर्स वोट किस तरीके से देते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, इन्होंने वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करी। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करते हैं जनता के लिए, उसको समझने की कोशिश करी। ठीक है, कोई व्यक्ति किस पार्टी को सपोर्ट करता है और उसी पार्टी को क्यों सपोर्ट करता है, इस रीजन को समझने की कोशिश करी। उन्होंने समझने की कोशिश करी कि औरतों का पॉलिटिक्स में क्या रोल है ना। तो तुम देख रहे हो यहां पर सोसाइटी की चीजों को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की। दिस इज द सोशियोलॉजीज रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल साइंस। ठीक, हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस से क्या रिलेशन है? भाई हिस्ट्री वाला आदमी बस ये पढ़ता है कि वो औरंगजेब भाई जो था वो क्या करता था, उसका नाम औरंगजेब, युद्ध क्षेत्र में औरों की जेबें काटा करता था, शाहजहां सुबह उठ करके 4 घंटे नाचा करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो औरंगजेब का भाला कितना चौड़ा था, उसका मुकुट कितना बड़ा था, उसकी बुआ के बेटे का क्या नाम था, ये सब हिस्ट्री का काम है समझने का। ठीक है, पहले ये हिस्ट्री का काम होता था, हिस्ट्री में बस यही पढ़ा जाता था। राजा के बारे में, राजा ने कितने वॉर जीते, है ना, राजा के दरबार में कौन सा मंत्री रहता था, राजा ने कौन सा इमारत बनवाई, कौन सी बिल्डिंग किसने बनवाई, है ना, यानी ग्लैमराइज चीजें पढ़नी थी। राजा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हाँ, अगर उनसे पूछ लो हिस्टोरियन से कि ये बताओ उस समय आम औरतें क्या कर रही थी, हिस्ट्री एकदम, हिस्ट्री वाला आदमी एकदम आए, क्या बोले भैया, क्या बोले, औरतें क्या कर रही थी किस समय, 1550 में।
1550 में 55 में भारत में जो था ना वो ये आ चुका था तुम्हारा 1556 में औरतें क्या कर रही थी। पूछो किसी हिस्टोरियन से तो कहेगा 1556 में तो बाबर आ गया था हुमायूं के साथ लड़ाई कर। अरे वो मत बताओ, औरतें क्या कर रही थी भैया, वो तो नहीं पता। अच्छा, तो बाबर कब तक रहा? बाबर तो भैया 1530 में मर गया। अच्छा, 1530 में मर गया, तो 1530 में भारत में दलित्स की क्या स्थिति थी भैया, वो तो हमको नहीं पता। यानी यानी अभी तक जो हिस्ट्री थी वो क्या करती थी, समाज के टॉप पर बैठे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं उसके नजरिए से देखती थी, है ना, यानी कि ग्लैमराइज करती थी, ठीक है, वो ठीक, और उन्हीं चीजों की कॉन्क्रीट डिटेल में जाती थी, तारीख क्या थी, दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, कौन सी बिल्डिंग, कौन सा राजा, कौन सी डायनेस्टी, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही है। लेकिन किंग्स, मोनार्क्स, उनके वॉर्स, लेकिन सोशियोलॉजी क्या काम करती है, सोशियोलॉजी ये करती है प्रेजेंट पर फोकस करती है सबसे पहले, या जो अभी अभी पास्ट बीता है उस पर फोकस करती है, ठीक है, वो कॉन्क्रीट रियलिटी के पीछे जो छुपी हुई चीजें उनको समझने की कोशिश करती है, ठीक है, और वो सोशल फिनोमिनन्स को भी समझने की कोशिश करती है, सामाजिक कारणों को, जो घटना हो रही है कि भाई जो बाबर है वो 1556 में ही भारत क्यों आया, 55 में क्यों नहीं आया, उसके पीछे के रीजंस को हिस्ट्री में हमको ये पता चलता है व्हाट, सोशियोलॉजी से हमको ये पता चलता है हाउ। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आजकल तो बहुत ज्यादा लिंक्ड हो चुकी है। इवन तुम आज देखोगे तो हिस्ट्री जो है वो ज्यादा सोशियोलॉजिकल हो चुकी है ना। अब तुम देखोगे कि हिस्ट्री ज्यादा सोशियोलॉजिकल हो चुकी है, वो रूलर्स के सिर्फ ये नहीं देखती रूलर्स ने क्या किया, कौन सी बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, वो ये देखती है कि उस समय रूलर्स ऐसी क्या चीजें चल रही थी कि रूलर्स को वही काम करना पड़ा, क्या सोसाइटी के नॉर्म्स कुछ ऐसे थे, क्या सोसाइटी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था, क्या सोसाइटी का कुछ रिलेशनशिप ऐसा था लोगों का आपस में, है ना। तो ये चीजें समझने की सोशियोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एवरीडे इंस्टीट्यूशन है सोशियोलॉजिस्ट, मैरिज का पैटर्न क्या था, अब हिस्टोरियन ये नहीं जानता कि उस समय शादियां कैसे होती थी, ये सोशियोलॉजिस्ट का काम है। तो उस समय मैरिज का पैटर्न कैसा था, ठीक है, फैमिली का पैटर्न कैसा था, फैमिली कैसे होती थी, ठीक। तो ये सब काम सोशियोलॉजिस्ट का है। जब सोशियोलॉजिस्ट ये सब काम करने लगे तो हिस्टोरियंस भी ये सारी चीजें सोशियोलॉजी के अंदर, सॉरी, हिस्टोरियंस भी ये सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर डालने लगे। अब हिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो कि औरतें कैसी थी, फैमिली कैसी थी, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी रिलेशन क्या है भाई, साइकोलॉजी क्या है, व्यक्ति का दिमाग है, ठीक है, और सोसाइटी सोसाइटी में हम सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, और सोसाइटी क्या है, लोग ही तो हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग यानी सोसाइटी का दिमाग क्या है, सोशियोलॉजी। और एक इंडिविजुअल का दिमाग क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, लोगों के व्यवहार को समझने का विज्ञान है, ठीक है, वो व्यक्ति पर फोकस करता है, एक आदमी पर, एक आदमी जो व्यवहार कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करता है, उसकी मेमोरी, याददाश्त को, उसने क्या सीखा, ठीक है, उसका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है समझने की कोशिश करता है। सोशियोलॉजी क्या कहता है, सोशियोलॉजी कहता है कि भाई उसका जो बिहेवियर है, जो तुमने पढ़ा, क्या उसके पीछे सोसाइटी जिम्मेदार थी क्या, या सोसाइटी से कैसे उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है या प्रभावित होता है, ठीक है। एक्सटर्नल सिस्टम क्या उसकी पर्सनैलिटी पर कोई असर डालता है, क्या समाज की इकोनॉमिक कंडीशन किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बदल सकती है, उसके व्यवहार को बदल सकती है, पॉलिटिकल कल्चरल कंडीशन बदल सकती है क्या, है ना, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जब सोशियोलॉजी में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के दिमाग पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि तुमने कई बार अपने कुछ दोस्तों से ये कहा होगा कि यार तुम अकेले में तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, है ना, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन तुम्हें दूसरे दोस्तों के सामने पता नहीं क्या हो जाता है, तुम मेरे से बदतमीजी से बात करते हो, दूसरों के सामने तुम बहुत परेशान करते हो। और ये होता भी है, क्यों, क्योंकि दूसरे दोस्तों के आते एक ग्रुप आ गया है ना, तुम्हारे दोस्त को उसके सामने हीरो बनना है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप जो है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बस सोशियोलॉजी यही तो पढ़ाता है ना भाई। सोशियोलॉजी में जब तुम साइकोलॉजी पढ़ते हो तो यही तो पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बिहेवियर, उसका दिमाग पढ़ रहा है, ठीक। जब हम तुम यही चीज सोशियोलॉजी में साइकोलॉजी पढ़ते हो, सोशल साइकोलॉजी जिसको बोलते हो, तो वहां पर तुम क्या पढ़ते हो, वहां पर पढ़ते हो कि कैसे समाज या ग्रुप व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित कर रहा है। फॉर एग्जांपल डर्कहाइम के सुसाइड की स्टडी थी, उसके पहले यह समझा जाता था कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि बीवी छोड़ के चली गई थी, लड़की छोड़ के चली गई थी, एग्जाम में फेल हो गए थे, नौकरी नहीं लग रही थी, इसलिए सुसाइड कर लिया। लेकिन डर्कहाइम ने जब सुसाइड की स्टडी करी तो उनको पता चला कि नहीं, व्यक्ति के दिमाग में सुसाइड का जो टेंडेंसी है वो समाज डालता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल औरत सुसाइड कम करेगी क्योंकि रोने के लिए चार कंधे हैं, अपनी प्रॉब्लम सबको बता सकेगी, है ना, लोग वो करते हैं। इन आदमी को रोने ही नहीं दिया जाता है ना, कि अरे लड़की हो क्या, अरे लड़की हो क्या, इतना रोते हो, तो अपनी प्रॉब्लम्स किसी से कहता ही नहीं, अंदर अंदर घुटता है, सुसाइड कर लेता है। इसीलिए दुनिया में आदमियों का, मर्दों का सुसाइड रेट औरतों से ज्यादा है।
वहीं पर तुम देखोगे कि एक आर्मी मैन के सुसाइड करने के ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे समाज से कट जाता है ना, वो सेम सीमा पर खड़ा है, घर से दूर खड़ा है। तो आर्मी मैन में बाकी जॉब से बाकी प्रोफेशन से सुसाइड करने के ज्यादा टेंडेंसीज होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एक रिलीजियस व्यक्ति कम सुसाइड करेगा, एक नॉन रिलीजियस व्यक्ति ज्यादा सुसाइड करेगा, क्योंकि रिलीजियस आदमी को हमेशा ये होप रहती है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नॉन रिलीजियस आदमी को ये पता होता है कि उसकी प्रॉब्लम बिना उसके एफर्ट के काम नहीं करेगी और वो एफर्ट करने लायक नहीं, इसलिए वो सुसाइड कर लेगा। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? तो इस तरीके से साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी रिलेटेड है। ठीक है, अब फाइनली एक सब्जेक्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी। वो किस तरीके से सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हो? एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग सिंपल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सोसाइटी, जैसे आज की सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बोला जाता है, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं। ठीक है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी जहां पर सिर्फ इंसान खेती करता था या हंटिंग गैदरिंग करता था, वो सिंपल सोसाइटी, केवल ले दे के दो ही काम थे, या तो खेती करके आप अपनी आजीविका कमा रहे हो, या तो आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो। आज की सोसाइटी में क्या है? आप या तो पढ़ा रहे हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है। सोसाइटी देखो कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना। तो हिस्टोरिकल जो सिंपल सोसाइटी थी उसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में की जाती थी। अब सिंपल सोसाइटी में ज्यादातर प्रिमिटिव मैन रहते थे, है ना, प्रिमिटिव मैन रहते थे। तो आज भी कुछ सोसाइटीज हैं जिनकी प्रिमिटिव मैन जैसी लाइफस्टाइल है, जैसे ट्राइब्स हैं। ठीक है, जैसे ट्राइब्स हैं। ठीक ठीक, तो ट्राइब्स की सोसाइटी भी सिंपल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि या तो वो शिकार करते हैं, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना काम चलाते हैं, या तो जंगल में खेती करते हैं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में तुम हमेशा सिंपल सोसाइटी की स्टडी करोगे, ट्राइब्स वगैरह की प्रिमिटिव लाइफ कैसे थी उसकी स्टडी करोगे, है ना। ठीक, तो अब पहले और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी ट्राइब्स की स्टडी करोगे तो उनके बीच में जाकर के रहना पड़ेगा, वहां पर समझना पड़ेगा कि उनका समाज कैसा है, वहां पर पावर रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं, कौन राजा है, कौन मुखिया है, किसकी बात सब सुनते हैं, फैमिली में कौन किसके पास पावर है। ठीक है, ठीक, तो ज्यादातर तुम देखोगे जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज होती है वो वेस्टर्न सोसाइटीज में होती है। वेस्टर्न सोसाइटीज में क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में जो यूरोप के लोग हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वो सारी लोगों को, जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी थी, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो ऐसे ट्राइबल सोसाइटी थी, उनको वो पिछड़ा मानते थे, अनसिविलाइज मानते थे, है ना। ठीक, उनको वो बैरबेरिक मानते थे। तो उनकी स्टडी करने के लिए उन्होंने सब्जेक्ट बनाया एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन अब जब ये लोग भारत में आए, तो भारत में भी, भारत से ज्यादा ट्राइब तो कहीं दुनिया में नहीं है। भारत में तुम्हें इतने आदिवासी हैं, गोंड हैं, भील हैं, सांथाल हैं, सब हैं। ठीक, तो उन्होंने भी भारत में भी आदिवासी की जो स्टडी करने की कोशिश की थी, वो एंथ्रोपोलॉजी से करने की कोशिश की, जब ब्रिटिश आए भारत के अंदर। लेकिन भारत में और यूरोपियन सोसाइटी में अंतर था। तुम्हारे समाज में तुमने कभी ट्राइब्स देखे ही नहीं थे आज से पहले, तो तुमको लगा ट्राइबल कल्चर खराब है, ट्राइबल कल्चर बारबरिक है। अब भारत में तो ट्राइबल लोग और कास्ट सिस्टम और मेन स्ट्रीम सोसाइटी सब साथ में मिलकर रहती थी। भारत में तो ट्राइब्स भारतीय समाज का हिस्सा थी। तुम्हारे लिए इन लोगों के लिए जो वेस्ट ब्रिटिश थे, है ना, ब्रिटिश के लिए जो ट्राइब्स थे, है ना, जो ट्राइब्स थे वो कौन थे? अदर्स थे। उनको कहते थे दी अदर्स, क्योंकि वो दूसरे लोग थे, उनके लिए दूसरा समाज था। लेकिन भारत में तुम देखोगे तो भारत में ट्राइबल्स लोग जो थे वो आम जनता के साथ में ही रहते थे। पॉइंट समझ में आ रहा है? भारत में जो ट्राइबल लोग थे वो आम जनता के साथ में ही तुमको रहते हुए दिख जाएंगे। एक मिनट, है ना। एक मिनट इधर है ना। ठीक है, ये मैं अभी नोट्स में आपको लगा के दे दूंगा। ठीक है, तो भारत में तुमको क्या करना है? भारत में तुमको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स आप अलग नहीं ट्रीट कर सकते। ट्राइबल्स भारतीय समाज का ही एक पार्ट है ना। उसको आपको समाज के तौर, तो वो क्या करते थे? अपनी सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी से करते थे, मॉडर्न सोसाइटी की। ठीक है, और ट्राइबल सोसाइटी के अलग। और भारत में क्या था? आप ट्राइबल्स को अलग थोड़े कर दोगे। सोसाइटी मॉडर्न हो रही है तो ट्राइबल्स भी मॉडर्न हो रहा है। ठीक है, तो आपको सोशियोलॉजी में ही उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक ठीक, तो सोशियोलॉजी से में ये माना जाता है कि मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की स्टडी करी जाती है। तो भारत में एंथ्रोपोलॉजी कम चलती है, ट्राइबल स्टडीज के लिए सोशियोलॉजी चलती है, क्योंकि ट्राइब्स भी मॉडर्न हो रही है, ट्राइब्स का समाज भी मॉडर्न हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या फोकस किया जाता है? फील्ड वर्क ज्यादा होता है। यहां पर मैंने बताया कि यहां पर सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब प्रशासन कैसे काम करता है, आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कैसे काम करते हैं, धर्म कैसे काम करता है, कास्ट कैसे काम करती है ना। सोशल मोबिलिटी, यानी समाज में ऊपर कौन है, नीचे कौन है, जो नीचे है क्या वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में सर्वे वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर्वे होते हैं, क्वेश्चन आयर तैयार किए जाते हैं, लोगों से जा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना। मैंने भी किया है, तुम भी करोगे जब एमए करोगे तो ये सारे सर्वेस करने को तुमको मिलेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, उसके अलावा
हाँ, ये वाली बात मैंने बता दी। ये वाली मैंने बात बता दी कि भाई जो भारत के नेटिव्स हैं, जो आदिवासीज़ हैं, जिनको आदिवासी बोला जाता है, इंडियंस हो गए, सडनीज़ हो गए, नागाज़ हो गए, सांथाल्स हो गए, है ना? जहाँ-जहाँ ये ब्रिटिशर्स गए, तो वहाँ पर अगर तुम देखोगे, तो वो लोग अपने समाज के साथ मिल-जुल करके रहते थे, है ना? यानी उनकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बीच में और उनकी समाज के बीच में जो बाउंड्रीज़ थी, वो एकदम कोलैप्स कर चुकी थी, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं था। तो ब्रिटिश में एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी अलग-अलग चलती थी। जो भी मैंने आपको बातें बताई, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक तो सोशियोलॉजी में जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक अच्छा, अब सोशियोलॉजी में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी में क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी तो सर सिंपल सोसाइटी को पढ़ने का सब्जेक्ट है। बट हमको ये तो दिखाई दे रहा है ना कि सिंपल सोसाइटी जो थी वो सिर्फ खेती करती थी, पर आज वो मॉडर्न हो गई इंडिया में। गोंड्स आईएएस ऑफिसर हो गए हैं। भील्स जो हैं हो सकता है उन्होंने कोई छोटा बिजनेस कर लिया हो, इंडस्ट्री खोल ली हो। तो वो अपने रोजगार क्यों नहीं करते? तो यानी कि एक तरीके से उनके जो ट्रेडिशनल रोजगार हैं वो इरेज हो रहे हैं। ठीक है, वो इरेज हो रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, एक अजम्पशन समाज में बन रहा है कि मॉडर्निटी और जो ग्लोबल प्रोसेस हैं, ठीक है, जो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया में इंटरनेट आ रहा है, वो सिंपल सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं, जबकि सिंपल सोसाइटीज जो थी वो स्टैटिक होनी चाहिए थी, जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए थी, वो आइसोलेटेड होनी चाहिए थी, है ना? जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या है, उसके अंदर भी हमको चेंज आता हुआ दिख रहा है और वो हम सोशियोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा कोलोनिज्म का असर क्या हुआ इन सिंपल सोसाइटी के ऊपर? भारत में कोलोनिज्म आया, कोलोनिज्म अंग्रेजों का शासन, उसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा? सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, तो उसका असर ट्राइब्स पर भी तो पड़ेगा, तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे ना, है ना? रिमोट इंडियन विलेजेस में क्या असर हुआ, है ना? अंग्रेजों के आने का किस तरीके से उन्होंने भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया, भारत में जमींदारी के कानून, जमींदार की ओनरशिप किसके पास रहेगी, किसान के पास रहेगी, है ना? ये सारे कानून उन्होंने चेंज किए। ठीक है, किसान के पास रहेगी या जमींदार के पास रहेगी। ठीक है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा किसान से? जमींदार कलेक्ट करेगा। सारी जमीनें जमींदारों के नाम हो गई, जमींदार अमीर हो गए, किसान गरीब हो गए। ठीक है, किस तरीके से रेवेन्यू लिया जाएगा, किसान से ज्यादा लगान वसूला जाएगा। ठीक है, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो कैसे अंग्रेजों के आने की वजह से खत्म हो गई, क्योंकि भारत की जो इंडस्ट्री थी वो हाथ से कपड़े बनाती थी, वो ब्रिटिश मशीन मेड कपड़ों के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई, है ना? ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से आपस में कोलैप्स करती है, किस तरीके से आपस में ओवरलैप करती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना। सारे टॉपिक मैंने पहले चैप्टर के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको एक बार देख लेना। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, मैंने लेक्चर के पहले टेलीग्राम का आपको लिंक भी दिया हुआ है। आज की क्लास के लिए इतनी बातें इनफ रहेंगी, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।